नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपना मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ मैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स। इसमें यूरोपियों के आगमन से लेके 1857 तक, जब भारत में क्रांति हुई थी, उस समय तक का इतिहास बताया जाएगा। तो इसके हो सकता है दो पार्ट हो जाएं, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। मैंने 40-45 पेजों की पीडीएफ बनाई है, तो उसे पूरा का पूरा डिस्कस करना है। और मैं इस तरह इसे क्रैश कोर्स की बजाय आप फुल सिलेबस भी मान सकते हो, क्योंकि मैं शायद ही इसमें कोई टॉपिक को छोड़ूंगा। और इस क्रैश कोर्स को करने के बाद में आपको शायद कहीं पे बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। डीप एनालिसिस होगा तो आपको नए तरीके से हिस्ट्री समझने का मौका मिलेगा। मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको अप्रोच बता चुका हूँ, 3 तरीके से बताया था। एक मेरा क्रैश कोर्स देखना है, दूसरा एनसीईआरटी की एक 6-6.5 घंटे की वीडियो है, वो अभी अपलोड करने वाला हूँ, और तीसरा आपको गांधी नाम से एक मूवी देखनी है। वो तीनों देखने हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जो किसी भी एग्जाम में आए हैं, एक पीडीएफ मैंने डाल दी है, दूसरी पीडीएफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की आज वाले लेक्चर में डाल दूंगा। तो वो तीनों चारों सॉल्व कर लेना। उसके बाद में आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स नंबर 1। इसमें सबसे पहले मैं इंडेक्स बता रहा हूँ, जस्ट फास्ट स्पीड में बता रहा हूँ, फास्ट में बता रहा हूँ इंडेक्स को। उसके बाद में मैं अपने तरफ से कहानी शुरू करूंगा, किस तरीके से कहानी पढ़ानी है आपको। देखो, पढ़ाने का 3 तरीका होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। आपको एक तो स्टोरी यानी कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। कहानी के साथ साथ में आपको कहानी के साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट यानी उसका मतलब, विश्लेषण क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। और तीसरा फैक्ट, लास्ट में फैक्ट आने चाहिए। पहले स्टोरी समझ में आनी चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट और फिर फैक्ट। ये तीनों जब क्लियर होते हैं तभी पढ़ने में मजा आता है, तीनों चीज़ें। और मैं कोशिश करूंगा आपकी तीनों ही चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएं। फैक्ट को मैं इस लेक्चर में 2 या 3 बार बोल दूंगा, तो रिवाइज करके वो याद होने में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, याद करने में यानी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फैक्ट को मैं बार बार बोल दूंगा, आपको लगेगा सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो बोलना जरूरी होगा। तो वो आप देखते रहना फैक्ट, और आपको याद भी हो जाएंगे। सो स्टोरी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इस तरीके से अपना मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चलेगा। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के प्रकार। वैसे भी शुरुआत में हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने एक अच्छा सा लेक्चर बनाया था, उसमें भी मैं बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। दूसरा है टाइमलाइन, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन बनानी है। तो ये काम आपको करना है, 3 पेज आपको ले लेने हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की आपको टाइमलाइन बनानी है। पहले पेज पे आपको 1400 से लेके और 1700 तक की एक टाइमलाइन इस तरीके से लाइन खींच देनी है। 1400, 1500, 1600 और 1700 तक। बीच बीच में जहाँ पे जो जो घटनाएं होंगी मैं आपको लिखाता चलूंगा उस तरीके से। ओके। दूसरा, अगला जो पेज लेना है आपको ब्लैंक, उसमें भी आपको 1700 से लेके 18 तक, तो यानी बीच में 18, 1710, 1720, 1730, इस तरीके से आपको टाइमलाइन बना लेनी है। ये जो टाइमलाइन है मैंने खाली छोड़ी हुई है, शुरुआत में थोड़ा सा भरा हुआ है, बाकी खाली छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं इसे चाहता हूं कि आप एक्सरसाइज के रूप में लें। मैं जब लेक्चर में जहां जहां आपसे बोलता जाऊं कि इस जगह पे इस इवेंट को जोड़ लीजिए, तो आपको टाइमलाइन में जोड़ते चलना है। तो टाइमलाइन रेडी करने का काम आपका है, ठीक है। मैंने खाली टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर दिखा दी है। ये थर्ड वाली जो टाइमलाइन है वो आप देख सकते हैं, 1800 से लेके 1860 तक की, क्योंकि 1857 तक का मैं आपको बता रहा हूँ, तो 1860 तक की आपको टाइमलाइन देखनी है। तो टाइमलाइन बनानी है आपको, ये प्रैक्टिस है आपका, ये काम आपका है। मैंने आपको बस बता दिया है कैसे कैसे बनानी है। ओके। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और मेरे लेक्चर देखते देखते टाइमलाइन बनाइए। उसके बाद में हम मुगल शासक के बारे में बताएंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में। क्योंकि जब यूरोपीय आने लगे थे तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था, उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से मुगलों का शासन था, और मुगल बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। तो यूरोपीय उनके सामने तो डरते थे, लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होगा, जैसे ही मुगल एम्पायर की क्षति होनी शुरू हो जाएगी, औरंगजेब जब 1707 में डेथ हो जाएगी उनकी, तो उनके बाद जो राजा आएंगे वो इतने संपन्न, इतने शक्तिशाली नहीं है। तो उसके बाद अंग्रेज अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर देंगे। ओके। तो मुझे आपको मुगल एम्पायर के जो शुरुआती 7 राजा हैं उनकी एक लिस्ट बतानी पड़ेगी, वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद हम अंग्रेजों का या यूरोपियों का आगमन देखेंगे। यूरोपीय अलग अलग कंपनियां थी। देखो, आपकी नज़र में तो जो भी सफ़ेद रंग का या गोरा रंग का दिखता होगा उसे ही आप अंग्रेज मान लेते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली में हर गोरा व्यक्ति अंग्रेज नहीं होता। यूरोप में ऊपर की साइड में टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, इसलिए वहाँ के लोगों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। भारत की साइड में थोड़ा सा तापमान ज़्यादा है, और नीचे जाएंगे जहाँ जहाँ और ज़्यादा तापमान है वहाँ पे रंग जो सांवला होता जाएगा या ब्लैक होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ, वहाँ पे जो टेम्परेचर 12 महीने कम होता है, जिसके कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण जो है वहाँ का जो लोगों का रंग है वो गोरा रंग होता है। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं। आज के समय पे यूरोपियन यूनियन है, उसमें 28 देश हैं, उनमें से, ठीक है, 28 देश हैं, जैसे कि अपना फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, नीदरलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड है। ये अलग अलग देश हैं। इन सभी लोगों का रंग जो है वो गोरा है। लेकिन
अंग्रेज जो है एक अलग से द्वीप है, मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ और आगे भी अभी दोबारा थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अलग अलग यूरोपीय भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे, तो उनका यूरोपियों का आगमन देखेंगे, उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन देखेंगे और फिर अंग्रेजों का विस्तार देखेंगे। 5वें नंबर पे प्लासी के युद्ध को देखेंगे, उसके बाद में अंग्रेजों की क्या नीति हो जाती है, उसके बाद में एंग्लो मैसूर, यानी मैसूर नीचे एक राज्य था भारत में, उस राज्य के साथ में अंग्रेजों के युद्ध हुए वो देखेंगे। उसके बाद में एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, उसके बाद में एंग्लो सिख युद्ध हुए थे, यानी मैसूर जीता, उसके बाद में मराठा वाला क्षेत्र जीता, उसके बाद में सिखों को एरिया यानी पंजाब वाला क्षेत्र जीता। तो ये अंग्रेज फैलना शुरू हो गए हैं, तो अंग्रेजों ने फिर एक सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी शुरू कर दी है, सहायक संधि जिसे कहते हैं। उसके बाद में अफगानिस्तान के साथ एंग्लो अफगान वार हुए थे। फिर अपना डलहौजी डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आ गया था, यानी ब्लप का ब्लपल जिसे बोलते हैं, यानी अगर आप राजा का बेटा नहीं है, दत्तक पुत्र है राजा का, अगर कोई शुद्ध बेटा नहीं है यानी प्योर बेटा राजा का है नहीं, तो उसका जो राज्य है उसमें अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा। तो ये अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। उसके बाद प्रमुख समाज सुधारक, प्रमुख गवर्नर जनरल, प्रमुख युद्ध और प्रमुख कानून। तो ये लेक्चर बड़ा होगा, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्टों में रखूंगा और कोशिश ये करूंगा 3 घंटे से कम में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो मैंने बात की थी कि इतिहास जो है वो शुरुआती लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इतिहास के इंट्रोडक्शन में अलग अलग तरीके से बताया जाता है और इतिहास के बारे में कोई गारंटी नहीं रहती कि सच क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो उस लेक्चर में मैं समझा चुका हूं कि जो हम देख रहे हैं, हम जहाँ खड़े हैं उस तरीके से हमारा इतिहास बनता है। जैसे कि हम भगत सिंह को क्रांतिकारी मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, अंग्रेज उसी भगत सिंह को आतंकवादी मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की नज़र में वो आतंकवादी थे, हमारी नज़र में वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इतिहास के मैंने अलग अलग तरीके बताए थे और मैंने बताया था अगर एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है हमें तो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बताया था प्राचीन कालीन, शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 6वीं एडी तक। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि मध्यकालीन 700वीं सदी से लेके 1700वीं सदी तक, और उसके बाद में बताया मैंने अपना आधुनिक। आधुनिक भी 2 भागों में, 1700 से लेके 1857 और 1857 से 1947। तो आज हम 1700 से लेके 1857 वाला जो अपना काल है वो पढ़ने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से इतिहास को हमने बांटा हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपकी स्क्रीन पर वर्ल्ड का मैप बना लेता हूँ, ये नोट टू स्केल रहेगा। देखो इधर की साइड में आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, इसे आज से 400-500 साल पहले कोई नहीं जानता था। नीचे की साइड में दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इधर की साइड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप, जो अपने भारत पर आपने शासन करने आने वाले हैं वो यूरोप वाले लोग ही आएंगे। उसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पास में ही आपको पता होगा इधर की साइड में अपना अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप से आगे निकलने पे ये भारत का गुजरात वाला एरिया है, ये भारत है। ठीक है, यहाँ से अपना दक्षिण पूर्व एशिया जिसे बोलते हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वाला, और ऊपर की तरफ जाते हुए ये रूस वाला क्षेत्र। इस तरीके से अपना पूरा वर्ल्ड बना दिया है। और मैंने देखो यहाँ पे इस जगह पे एक द्वीप है जिसका नाम है इंग्लैंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, यही है जो भारत पर शासन करने वाले हैं, ये द्वीप वाले लोग जो हैं, और ये यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुल मिला के 19 राजा हुए हैं इनके। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआती 7 हैं, शुरुआती 7 हैं, वो शक्तिशाली थे और उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था और बहुत अच्छे तरीके से राज्य चलाया था। पहला है बाबर। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं हुमायूं जी। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया था। शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था 1540 में, हार गए थे तो वहां से छोड़कर चले गए थे वो। फिर 1540 से और 1555 तक वो बाहर रहे और 1555 में दोबारा से उन्होंने युद्ध करके वापस से अपनी गद्दी प्राप्त कर ली, लेकिन 1 साल बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अपना अकबर आता है 1556 से लेके 1605 तक, यानी कुल मिला के 49 साल तक वो शासन करने वाला, और इसे बहुत अच्छा शासन माना जाता है। अकबर के शासन को बहुत अच्छा शासन माना जाता है, अकबर को महान बताया जाता है। हो सकता है आपकी नज़र में महान हो या ना हो, लेकिन एनसीईआरटी वाले उसे महान मानते हैं, तो हम भी उसे अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है आपकी और हिस्ट्री को डीप में पढ़ना है, तब अलग अलग लोगों की विचारधारा के हिसाब से पढ़ा जाता है कि और दूसरे लोग, कुछ लोग इसे महान मानते हैं, कुछ लोग उसे बुरा मानते हैं, तो दोनों की विचारधारा देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस देखते हैं। ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद में उनका जहांगीर आया। जहांगीर ने 1505 से लेकर 1627 तक उन्होंने शासन किया। तो ये जहांगीर वाला शासन है जो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अंग्रेज जो आएंगे वो इसी के शासन में आएंगे, 1605 से 1627 के बीच में आएंगे। और उसके बाद में शाहजहां 1 साल रहता है, लेकिन जहांगीर के बाद में ओरिजिनली शाहजहां को मानेंगे आप। उन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक शासन किया था। और शाहजहां के बाद में आता है उनका बेटा औरंगजेब,
औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। इन्होंने भी 49 साल शासन किया। तो इन्होंने अपना शासन जो है पूरे इंडिया में फैला दिया था। देखो ये मैं इंडिया बना रहा हूँ, इसे अखंड इंडिया बना रहा हूँ, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल होगा, ऊपर का जम्मू कश्मीर क्षेत्र है ही है, नेपाल को छोड़ करके पूरा का इस साइड में ये अखंड इंडिया का क्षेत्र बता दिया मैंने आपको। जब औरंगजेब था सन 1707 के आसपास में, तब उसका शासन जो था पूरे इस वाले क्षेत्र पे था, यहाँ तक था, इस वाली जगह तक, ठीक है। उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था इस तरीके से। ये औरंगजेब का शासन माना जाता है। पूरे भारत में किसी भी राजा का सर्वाधिक क्षेत्र अगर कवर किया तो वो औरंगजेब ने किया था। ओके, उसके बाद में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो राजा आते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं रहते हैं और राज्य करना उन्हें अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो ये जो अपना साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, डिक्लाइन होने लगता है, घटने लग जाता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे लोग थे, बंगाल वाला, पंजाब वाले, अपने साउथ में मराठे और इधर की साइड में हैदराबाद के निजाम, ये अपने आप को बड़ा राजा बनाने लग जाते हैं और दिल्ली की जो सल्तनत है उसे मानने से इनकार कर जाते हैं। तो ये अपने बहादुर शाह के बाद में ये कुल मिला के 19 है, 19वां जो है बहादुर शाह सेकंड, ये 1837 से 1857 तक रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने मुगल एम्पायर का आपको बता दिया। अपन कहानी शुरू करते हैं। अब टाइमलाइन आपने बना ली होगी, मुझे उम्मीद है। 3 पेज की टाइमलाइन मैंने बनाने को बोला था, तो उसमें आपको टाइमलाइन में मैं जहां जहां बोलूं कि इस जगह पे आप ये अपडेट कर लो, इस जगह पे इस तरीके से अपडेट कर लो, तो वो अपडेट करते चलना। आप अपनी टाइमलाइन ले लीजिए और अपडेट करते चलना। अब मैं कहानी जो शुरू करने वाला हूं वो यूरोपियों के भारत में आगमन की कहानी है। देखो आज से 300 साल पहले पूरे विश्व में अगर अमीर देशों की बात की जाए तो भारत पूरे विश्व में अमीरी के मामले में नंबर 1 था। अगर ओरिजिनली बात की जाए पूरे विश्व में 100 रुपए मान लिए जाएं तो उन 100 रुपए में से 30 रुपए भारत के पास होते थे। दूसरे नंबर पे आता था अपना चीन, जिसके पास में 26 रुपए के आसपास होते थे। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन हुआ? इंडिया। इंडिया ज्यादा पैसे वाला हुआ इसलिए इसे सोने का चिड़िया बोला जाता था। पूरा विश्व भारत के साथ में व्यापार करना चाहता था। भारत की टेक्नोलॉजी अच्छी थी, भारत की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी थी, भारत का व्यापार अच्छा था। तो यूरोपीय जो लोग थे, इधर की साइड में आपको मैं बता चुका हूँ, ये यूरेशिया एक ही महाद्वीप है, लेकिन यूराल पर्वतमाला से इधर की साइड में एशिया पड़ता है और इधर की साइड में यूरोप पड़ता है। तो ये इधर की साइड में बहुत सारे देश हैं। यहाँ पे पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद में स्पेन है, ठीक है। इधर की साइड में इटली है, स्पेन के बाद में फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी है, ऊपर की साइड में यहाँ पे नीदरलैंड या हॉलैंड है। इस तरीके से बहुत सारे 28-29 जो है यूरोप के देश हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले 4-5 ही हैं, जिनका नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ 1-2 लेक्चर में, आज दोबारा बता रहा हूँ। ये इंग्लैंड है, ये द्वीपीय देश है यहाँ पे, इंग्लैंड। ओके, दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा इधर की साइड में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ, इसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल के जस्ट ऊपर यहाँ पे स्पेन है, स्पेन से ऊपर की साइड में फ्रांस है, फ्रांस से ऊपर जर्मनी है, और स्पेन और फ्रांस के नीचे यहाँ पे इटली है, और इधर की साइड में इस जगह पे मैं आपको बता चुका हूँ यूनान है। इस फ्रांस के और जर्मनी के बीच में इस जगह पे है हॉलैंड, जिसे आप डेनिश बोल सकते हो या डच, जिसे आप डच बोलते हो। इस जगह पे इसे आप डच बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 देश यूरोप के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये भारत के साथ में व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व में अमीर देश है। अमीर देश जो भी होगा उसके साथ में सभी लोग पिछलग्गू लगना चाहते हैं। थोड़ा बहुत भी व्यापार उनका हो जाता है तो उनको थोड़ी बहुत समृद्धि मिल जाती है। याद रखना, आज से 400-500 साल पहले ये जो, अभी तो ये पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों की श्रेणी में माने जाते हैं, लेकिन 400-500 साल पहले इन लोगों को कपड़े पहनने तक नहीं आते थे ढंग से, खाना खाना तक नहीं आता था, जंगलों में घूमते रहते थे, इनकी कोई खास सभ्यता भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये भारत के पिछलग्गू बने, भारत का शोषण किया इन्होंने 200-300 साल, और भारत में से जितनी भी सोने की संपत्ति थी या जितना भी बोला जाता था, जितने भी अपने रॉ मटेरियल थे, जितनी भी वस्तुएं थी, सबको लेकर के अपने इधर की साइड में यूरोप का डेवलपमेंट कर लिया और यूरोप आगे निकल गया। तो यूरोप की अगर विकास होने का जो कारण है वो अपना इंडिया है। भारत की सारी संपत्ति को लेकर यूरोप में चले गए और यूरोप का डेवलपमेंट कर लिया। तो कहानी ऐसी है कि यहाँ से ये लोग इधर की साइड में आकर के व्यापार करते थे भारत के साथ में। आज से 500-600 साल पहले यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है टर्की। इस जगह पे एक देश है जिसका नाम है टर्की, तुर्की बोलते हैं इसे हिंदी में, तुर्की। वो मुस्लिम देश है। वहाँ पे एक ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ओटोमन साम्राज्य यानी इस्लामिक स्टेट जिसे बोल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का राज्य है, उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो इन्होंने इस जगह से रास्ता ब्लॉक कर दिया, ये वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया कि इधर से अगर व्यापार करना है तो सिर्फ हम करेंगे, आपको किसी भी यूरोपीय देश को व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। यूरोपीय लोगों को तो भारत के साथ में संबंध बना के रखना था, क्योंकि उनकी संपत्ति, उनका देश उसी हिसाब से चल रहा है, व्यापार के हिसाब से, वो भी भारत के साथ में जुड़े होने से। तो यूरोपीय लोगों ने
इतना पता चल चुका था कि पूरा विश्व जो है वो गोल है और कहीं से भी जाएंगे घूमते घामते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि यार भारत के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए, इधर वाला रास्ता नहीं भेजने दे रहे हैं, इधर वाले रास्ते से व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, तो कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। तो सन 1492 की बात थी। सन 1492, 1492 में एक व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का। ठीक है, ये इटली का था, इटली ये वाला यहाँ का इटली का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो चला था वो इंडिया को खोजने के लिए निकला था, इंडिया को खोजने के लिए निकला था। लेकिन वो इधर की साइड में चलते चलते इधर गया, सीधा इस साइड में चलता गया और यहाँ पे उसे छोटे छोटे द्वीप समूह मिल गए इस जगह पे। इंडिया तो मिला नहीं, इधर की साइड में छोटे छोटे द्वीप समूह मिले, उनका नाम उसने इंडिया रख दिया। बाद में पता चला ये तो इंडिया है नहीं, चलो कुछ नहीं, अब अपनी मन की शांति के लिए वेस्ट इंडिया रख देते हैं उसे। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप हैं जो अपने क्रिकेट खेलते हैं, इनका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ा और इंडिया को खोजने के लिए, तो इधर चला गया। अब यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे आज से 400 साल पहले। जब तक ये पहुंचा नहीं था 400-500 साल पहले कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। रहते होंगे कुछ एक आदिवासी जो जानवरों की तरह रहते थे, लेकिन यहाँ पे सही ढंग से कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। जब ये कोलंबस यहाँ पहुंचा, ये कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस इसका नाम है। कोलंबस यहाँ पहुंचा तो यहाँ देखा यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो उसने बोल दिया है तो नई जगह है, नई दुनिया है। तो उस नई दुनिया को लैटिन भाषा में, जहाँ का ये था उसे लैटिन भाषा में उसे बोला जाता है अमेरिका। तो इसने इस जगह का नाम रख दिया अमेरिका। क्या नाम रख दिया? अमेरिका नाम रख दिया। ओके, उसके बाद में फिर दोबारा वापस आया, दोबारा फिर भारत खोजने लगला, तो भी वही रास्ता भटक के फिर वो नीचे वाली साइड में चला गया कोलंबस ही। तो कोलंबस दोबारा यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी कोई लोग नहीं रहते, तो इसका भी नाम उसने क्या रख दिया? अमेरिका रख दिया। तो अब दो दो अमेरिका हो गए, तो उन्हें नाम बदलना था थोड़ा बहुत। तो ऊपर वाले अमेरिका का नाम क्या रख देगा वो? उत्तरी अमेरिका। और नीचे वाले का क्या नाम रख देगा वो? दक्षिणी अमेरिका रख देगा। बीच में वेस्ट इंडीज वो खोज ही चुका है। अब कोलंबस को तो मिला नहीं, एक दूसरा यात्री चलता है, दूसरा यात्री जिसका नाम था अपना वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल का था। ये वाला जो देश मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा फोकस कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देश है इस जगह पे जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक व्यक्ति चला जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसने क्या चला कि वो समुद्र में भटकने के बजाय वो यहाँ इस किनारे किनारे चलता रहा, महाद्वीपों के किनारे किनारे चलता रहा। इस तरीके से किनारे किनारे चलता रहा और किनारे किनारे चलते यहाँ पे इस जगह पे आने पे उसे कोई गुजराती व्यापारी मिल गया था। तो गुजराती व्यापारी के साथ में उसने अपना जहाज कर लिया और इधर की साइड में आ गया था वो केरल में कलिकट नामक जगह पे आके उसने पहली बार भारत में पहुंचा था। तो भारत पहुंचने वाला पहला विदेशी अगर माना जाएगा, अगर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला, तो वो वास्को डी गामा था। कब पहुंच रहा है? सन 1498 में। नाम क्या है उसका? वास्को डी गामा। कहाँ पहुंच रहा है? कलिकट। और केरल के अंदर, केरल राज्य जिसे, वहां पे कलिकट नाम की एक जगह थी, वास्को डी गामा भारत पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ से वो माल उठाता है, मसाले ले जाता है, कॉटन ले जाता है, सिल्क ले जाता है, कपास ले जाता है, रेशम ले जाता है और मसाले ले जाता है। जब यहाँ से वो वापस जाके अपने यूरोप में व्यापार करता है तो देखता है उसे 40 गुना मुनाफा होता है। जितना वो सामान ले जाता है तुरंत की तुरंत वहां पे बिक जाता है। तो ये तो उनके लिए बहुत खुशी की बात हो गई। ये व्यापारी ही था, सरकार का कोई आदमी नहीं था, व्यापारी था। तो अगर इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है, 30-40 गुना का अगर किसी को मुनाफा हो रहा है, तो निश्चित सी बात है बाकी लोग भी भागेंगे भारत की तरफ। यार देखो वहां से इतना मुनाफा हो रहा है, क्योंकि भारत की जो वस्तुएं थी वो बहुत ही अच्छी वस्तुएं थी, फाइन आर्ट्स की वस्तुएं थी। ठीक है, उनमें टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की जाती थी। तो यूरोप वाले उतनी टेक्नोलॉजी तक पहुंचे नहीं थे उस समय। तो भारत की वस्तुओं को यूरोप में तुरंत की तुरंत ले लिया जाता था। ठीक है, यानी कॉटन के कपड़े होते थे, कपास के कपड़े या सिल्क के कपड़े जो भी होते थे, उनको तुरंत की तुरंत वहां पे अपने यूरोप में खरीद लिया जाता था और बहुत महंगे दामों में खरीद लिया जाता था। तो इस तरीके से वास्को डी गामा एक बार आया, वापस चला गया, फिर दोबारा आया व्यापार करने के लिए, तो उन्हें लत लग गई। अब इसी समय ये भी पहले जा चुका था। कुछ समय बाद में बाकी यूरोपियों को भी पता चलने लगा कि भारत के लिए कोई नए रास्ते की खोज हो गई है। ठीक है, एक चीज याद रखना, वो कभी कभी बोल दिया जाता है कि भारत की खोज कब की और किसने की, बोल दिया जाता है वास्को डी गामा ने की। भारत की खोज किसी ने नहीं की। भारत बहुत पुराना देश है, भारत 5000 साल से पुरानी सभ्यता है। भारत की खोज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज जो की है वो वास्को डी गामा ने की है। अब बाकी यूरोपियों को पता चलने लगा कि यार भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा मुनाफा है, भारत का जो माल आता है उसे तुरंत की तुरंत पूरे यूरोप में ये वाले देश हैं ले लिया जाता है, खरीद लिया जाता है और मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा है, 30-40 गुना। तो ये लोग भी आएंगे वापस धीरे धीरे। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच आए, फिर उसके बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद में स्पेनिश आए। इस तरीके से पूरे के पूरे 4-5 देश आए, यूरोपियों का आगमन हुआ और भारत में व्यापार करने लगे। प्रमुख उद्देश्य उनका व्यापार करना है। पहला उद्देश्य उनका व्यापार करना है, यहाँ से सामान उठाना है, सामान उठा करके यूरोप में जाकर के बेच देना है महंगे दामों पे। तो उसमें बीच में मुनाफा हो रहा है।
अब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बीच में सरकार इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ प्राइवेट लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, व्यापार करते जा रहे हैं और अपना मुनाफा कमाते जा रहे हैं। तो अब मैं आपको लिस्ट जो बताने जा रहा हूं वो यूरोपीय लोगों के आगमन की लिस्ट बताने जा रहा हूं कि यूरोपीय लोग जो है वो कैसे किस तरीके से आए, उनका कौन कौन सा क्रम था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे पहले कौन सी यूरोपीय सत्ता जो थी वो भारत में आई थी। तो आपकी स्क्रीन पर आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूं, ये अपना इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इंडिया का मैप है और ये आपका पेज नंबर 10 है। तो ये मैप जो आपको दिख रहा होगा मैंने बाई हैंड अपने हाथों से बनाया हुआ है इस मैप को। इसमें मैंने क्रम बताया हुआ है कैसे कैसे लोग आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग यानी वास्को डी गामा आया था 1498 में। आपको नीचे केरल की साइड में जगह दिख रही होगी पेज नंबर 10 पे, पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा आया था और केरल में कलिकट नामक जगह पर आया था। ओके, पहले नंबर पे हुआ पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे आते हैं डच, ठीक है, डच जो आए थे वो पुलिकट में आए थे। पुलिकट अपना आज के समय पे जो तमिलनाडु है उसमें दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा डचों का पुलिकट, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सबसे ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा पुलिकट पे आए थे डच। तीसरा नंबर आता है अपना ब्रिटिश यानी अंग्रेज, जो हमारे ऊपर शासन करने वाले आगे आने वाले समय पे। इन पांचों में से सिर्फ तीसरे नंबर वाले ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे और इनकी ही बात करूंगा मैं आगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं अपने ब्रिटिश, 1608 में वो आते हैं अपने यहाँ पे। वो पहले तो मसूलीपट्टनम में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट खोली थी। ट्रेडिंग पोस्ट होती है और एक कंपनी होती है, व्यापार नाका होता है और कंपनी होती है। ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब होता है कि ऐसी पोस्ट जहां से आप इंडिया से सामान लो, जैसे कि इंडिया में यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट बना दी सूरत में, तो भारत से सामान इकट्ठा किया, यहाँ पे लाए और यहाँ से सीधा का सीधा अपना यूरोप में भेज दिया, उसे बोलते हैं व्यापार नाका या ट्रेडिंग पोस्ट। और कंपनी एक अलग होती है। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में आप भंडार गृह बना लेते हो, कंपनी में ऑफिस बनाते हो और कंपनी में आप नए नए उत्पादन भी बनाने लग जाते हो, ठीक है। कंपनी में और ट्रेडिंग पोस्ट में अंतर होता है। तो शुरुआत में जितने भी यूरोपीय लोग आते थे वो भारत में ट्रेडिंग पोस्ट यानी व्यापार नाका खोलते थे, कंपनी नहीं खोलते थे। कंपनी की तो इजाजत भी नहीं देते थे राजा महाराजा, आओ सामान लो और अपने यूरोप में ले जाके बेच दो, बस यही होता था। उसके अलावा कोई व्यापार का मतलब वहां पे नया उत्पादन करने का कोई काम नहीं था। वो तो धीरे धीरे उन्होंने राजा महाराजाओं से अनुमति ली, महाराज जी कंपनी खोलने दो, उसके बाद में दो दो तीन तीन काम उन्होंने जमींदारी पर ले लिए, लीज पर ले लिए और उसके बाद वो बढ़ाते चले गए। तो उनका मतलब एक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। लेकिन शुरुआत में किस लिए आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग पोस्ट के लिए आ रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो ब्रिटिश आते हैं, अंग्रेज जिन्हें बोल सकते हैं, और चौथे नंबर पे डेनिश आते हैं और पांचवें नंबर पे आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच जो आते हैं अपने तमिलनाडु में, आपको हरे रंग से पांचवा नंबर दिख रहा होगा, वो पांडुचेरी में आते हैं। पुडुचेरी जिसे बोला जाता है या पांडुचेरी जिसे बोल सकते हो। तो फ्रेंच वहां पे 3-4 जगहों पर आए थे, जिसे आज के समय पे यूनियन टेरिटरी बना हुआ था। पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। माहे अपना केरल में, यनम अपना आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी और कराईकल अपने तमिलनाडु में। मैं आपको यूनियन टेरिटरी वाले स्टैंडर्ड जीके वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इसमें से दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, एक तो तीसरे नंबर वाला और एक पांचवें नंबर वाला। तीसरा कौन है, ब्रिटिश, और पांचवा कौन है आपका, फ्रेंच। यही आगे आने वाले समय पे रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि ये यूरोप में शक्तिशाली देश थे, ठीक है। इनका यूरोप में आपस में लड़ाई होगी, उसका प्रभाव अपने भारत में देखने लगेगा। भारत में भी फ्रेंच में और ब्रिटेन में लड़ाई होने लग जाएगी, उसमें फ्रेंच वाले हार जाएंगे और अंग्रेज यानी इंग्लैंड वाले जीत जाएंगे। और जैसे इंग्लैंड वाले जीतेंगे उसके बाद में भारत में उनकी सत्ता बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये 5 यूरोपीय कंपनियां आ चुकी हैं। इनका क्रम आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछा भी जाएगा आगे। तो इसका ट्रिक जो है, पुत्र डावी तुम्हारे डैड फंस गए। पुत्र डा यानी डच, दूसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं, डच। तीसरा बी यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज, याद रखना ब्रिटिश यानी अंग्रेज। चौथे नंबर पे डैड जो है उसका मतलब हुआ डेनिश, और फंसना यानी पांचवा हुआ फ्रांसीसी, और छठवां अपना एक तरीके से स्वीडिश लोग आए थे, उन्हें भूल जाइए, पांचवें नंबर तक ही आप याद रखिए। तो ये आपकी मैंने ट्रिक बता दी है। उसके अलावा भी आप अगर इंग्लिश में आपको ट्रिक याद रखनी है तो वो है इन द पोर्ट देयर वर डक्स। अगर कोई विदेशी आ रहे हैं, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं जल्दी से, इन द पोर्ट देयर वर डक्स वियरिंग ब्राइट ड्रेस डांसिंग इन दी फ्रॉक्स। मतलब हिंदी में बता देता हूं कि बंदरगाह पर कुछ बतखें थी जिन्होंने एक ब्राइट ड्रेस पहनी हुई थी, चमकीली ड्रेस पहनी हुई थी और डांसिंग इन दी फ्रॉक्स पहनकर डांस कर रहे थे। तो पहला पोर्ट को गोला कर देता हूं तो पुर्तगाली आते हैं, डक्स यानी डच लोग आ जाते हैं। तीसरा ब्राइट में ब्री को गोला कर देता हूं तो ब्रिटिश लोग आ जाते हैं। डांस को गोला कर देता हूं, डेनिश लोग आ जाते हैं, और फ्रॉक को गोला कर देता हूं, फ्रांसीसी लोग आ जाते हैं। तो यूरोपियों के आगमन का क्रम आपको याद रखना है। अब यूरोपीय आ गए 5-6, ठीक है। शुरुआत में वो जो मुनाफा कमा रहे थे वो 30 गुना 40 गुना मुनाफा कमा रहे थे। अब क्या होता है कि जब ज्यादा लोग खरीदने आ जाते हैं चीजों को,
डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है एक, अगर किसी वस्तु को, एक ही वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपए है और सामने से अगर दुकानदार को दिख रहा है इसे खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो अगर इसकी पहले 20 रुपए कीमत थी इस वस्तु की, तो वो दुकानदार अगर ग्राहक ज्यादा है तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ा देगा, 30 कर देगा या 40 कर देगा। तो उधर से खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए, यानी यूरोपीय लोग ज्यादा आ गए। तो भारत में से जो माल लेके जाते थे उसकी कीमत बढ़ने लग गई, भारत का जो माल था उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई रूल काम करता है इकोनॉमिक्स में, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। कि इधर की साइड में इंडिया में माल तो वही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं आ रहा है, माल तो हर साल उतना ही उत्पादन हो रहा है। यूरोपीय लोग ज्यादा आ गए, खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए, तो भारत क्या करेगा, अपने माल की कीमत को बढ़ा देगा। अब माल की कीमत को बढ़ाएगा, इन्हें तो मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, खरीद के फिर यूरोप में जाकर बेचना है। अब यूरोपियों का मुनाफा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि महंगे के दाम पे ले जा रहे हैं और बेचना तो उन्हें अपने हिसाब से ही है, तो महंगे दाम पे ले जाएंगे, तो वहां पे मुनाफा क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। अब कम मुनाफे को फिर से दोबारा से वो 30-40 गुना लाने के लिए अब क्या करना है इन्हें, दो ही तरीका है, या तो इंडिया वाले लोग दाम गिरा दें। इंडिया वाले लोग तो दाम गिराएंगे नहीं, क्योंकि इंडिया के पास में तो डिमांड ज्यादा आ रही है। अगर डिमांड अगर किसी की ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ना तो तुम जानते हो, अगर डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ जाते हैं उसके, ठीक है। ये अपना नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई होता है, अगर किसी व्यक्ति की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक अपनी कीमत बढ़ाने लग जाता है। तो इंडिया तो दाम गिराने से रहा। अब दूसरा तरीका है, ये 5-6 जो लोग हैं, 6 लोग हैं, ये आपस में लड़ो, इनमें से 1-2 बच जाएंगे, एक ही बच जाएगा तो और ज्यादा फायदा है, क्योंकि फिर जो मांग होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक खरीदने वाला है, पहले 6-6 खरीदने वाले हैं, अगर 5-6 में से एक ही जीत कर एक ही रह जाएगा तो फिर वो जो भाव है वो भी फिर डाउन से आ जाएंगे। आगे समझ में, यानी अगर डिमांड कम हो जाएगी तो उसके भाव जो है कम हो जाएंगे। तो ये जो 6 मैंने आपको यूरोपीय 6 जो यूरोपीय कंपनियां बताई हैं, इनमें आपस में युद्ध होने लगता है आपस में। यहाँ पर से ये माल लेके जाते थे इस साइड में होकर के, तो यहाँ पे आपस में इस जगह पे एक दूसरे से लड़ाई होती थी, अपने जहाजों को तोड़ फोड़ देते थे, नष्ट कर देते, तोप गोलों से खत्म कर देते थे, ठीक है। आपस में सब में चलता रहता था, इन सभी में यहाँ पर युद्ध चल रहा था। और यहाँ पे ये कर रहे हैं। दूसरा, जहां जहां पे उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाई है वहां पे वो किलेबंदी करने लग जाते हैं। यहाँ पे पुर्तगाली लोग किलेबंदी कर लेते हैं, गोवा में किलेबंदी कर लेते हैं पुर्तगाली लोग, ठीक है। और अंग्रेज जो है उन्होंने मद्रास में अपनी पोस्ट बनाई है, वहां पे किला बना लेते हैं। अब फ्रांसीसी जो है पड्डुचेरी में किला बना लेते हैं। किला क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इधर की साइड में लड़ाई चल रही है उनमें आपस में, तो उन्हें डर है कि अगर हमारी ट्रेडिंग पोस्ट पर आकर हमला ना कर दें। चलो जहाजों को लूट रहे हैं, आपस में तोड़ फोड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, अगर यहाँ पे भी हमला कर दिया तो दिक्कत है। तो सभी यूरोपीय लोग किला बनाने लग जाते हैं। अब जब कोई किला बनाता है, आपके घर आता है, आपके यहाँ पे किराए पे रूम लेता है, रूम ले लिया उसने, 2 लोग आए अपने, आपके ही मकान में 2 लोगों ने अलग अलग रूम ले लिए, अब उनमें आपस में लड़ाई हो रही है, लड़ाई तक भी आप शांत रहोगे। तीसरा, अब वो क्या करते हैं, आपके रूम को ही किला बनाने लग जाते हैं, उसके चारों ओर नई नई चीज बनाने लग जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। भारत के विदेशी लोग सिर्फ व्यापार करने के लिए आए, अब इनका किला बनाने की क्या जरूरत थी। तो उससे स्थानीय राजा जो है वो नाराज होने लग जाते हैं, यहाँ के लोकल राजा जो है वो नाराज होने लग जाते हैं और इन्हें 1-2 बार पीट भी देते हैं, बुरी तरीके से मारते भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, इनमें लड़ाइयों में लास्ट में 5 जितने भी हैं उन 5-6 में से सिर्फ अंग्रेज बचते हैं। अंग्रेज बचते हैं और अंग्रेज अपने आप को एक्सपेंस करना शुरू कर देते हैं। तो पूरे भारत पर सन 1857 तक आते आते सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का ही राज हो जाता है। तो मैं यूरोपियों का आगमन बता चुका हूं आपको, यूरोपियों में आपस में लड़ाई हो रही है उसका कारण भी बता चुका हूं, उससे भारतीय राजा नाराज हो रहे हैं वो बता चुका हूं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं अंग्रेजों की कहानी शुरू करता हूं। यूरोपियों तो 5-6 जो भी हैं वो हैं, लेकिन अब अंग्रेजों की कहानी चलेगी, ठीक है, जो हमारे ऊपर राज करने वाले हैं आने वाले समय में। तो ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सन 1600 की बात है, सन 1600 की बात है। उससे पहले 1498 में पुर्तगाली लोग आ चुके थे, उसके बाद में अपने डच लोग भी आ चुके हैं इंडिया में। तो ब्रिटिश लोगों को पता चला कि भारत में व्यापार करने में बहुत ज़्यादा फायदा है, तो 1600 के आसपास में कुछ कुछ तो क्या 220-230 के आसपास में अंग्रेज या ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई कि चलो भारत के साथ में व्यापार करते हैं, वहाँ पे व्यापार करने पे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो 227 लोगों ने, वहाँ की रानी थी रानी एलिजाबेथ, वहाँ के उसके पास गए और उस रानी से चार्टर लेने की कोशिश की। चार्टर यानी एकाधिकार लेने की कोशिश की कि महारानी जी हम 227 लोग एक कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी को आप भारत में व्यापार करने की इजाज़त दे दें तथा सिर्फ और सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे ये भी इजाज़त दे दें, यानी एकाधिकार दे दें। ताकि क्या होगा, और लोग नहीं आएंगे तो वो जो भारत में जो डिमांड सप्लाई के कारण भाव बढ़ते थे, मांग बढ़ते थे, वो कम रहेगी, ठीक है। तो महारानी जी ने उन 227 लोगों की कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था और ब्रिटिश की थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था, उनको एक चार्टर दे दिया कि जाओ आप भारत के साथ में व्यापार कर सकते हो। सन 1600 की बात है, ठीक है।
उसके बाद में वो अपने जहाज भेजते हैं भारत में, देखते हैं कहाँ कहाँ पे उन्हें सेटलमेंट करना है। तो उन्होंने पहला जो अपना ट्रेडिंग पोस्ट और कंपनी में मैं अंतर बता चुका हूँ, मसूलीपट्टनम में बनाया, ठीक है। उसके बाद में सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस नाम से एक व्यक्ति था, उसे वहां के राजा राजा जेम्स फर्स्ट ने जहांगीर के दरबार में, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जहांगीर का शासनकाल आपको बताया है सन 1606 से लेके 1627 तक का, ठीक है। जहांगीर के दरबार में भेजा, क्योंकि जहांगीर के पास इसलिए भेजा क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ और सिर्फ जहांगीर था। जहांगीर के पास में राजदूत बना करके भेजा कैप्टन हॉकिंस को। और उसके बाद में थोड़े समय पे उन्होंने कंपनी की इजाजत ले ली, ट्रेडिंग पोस्ट की इजाजत ले ली, सूरत में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट खोल लिया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पूरा आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए और मैं सब कुछ बोलता चलता हूँ, समझा चुका हूँ मैं सारी चीजें। सन 1600 में इंग्लिश कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर, महारानी से ब्रिटिश कंपनी ने चार्टर यानी आदेश प्राप्त कर लिया। महारानी जी का नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसे मैं BEIC बोलूंगा आगे, या कंपनी ही बोलूंगा क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कंपनी ने BEIC ने भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। उद्देश्य क्या है कंपनी का? उद्देश्य है भारत से सस्ते दामों पर वस्तुएं खरीदना और यूरोप में महंगे दामों पर बेचना, यानी कि मुनाफा कमाना। प्राइवेट कंपनी है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार को उसे सिर्फ टैक्स देना है, ब्रिटेन की सरकार को देना और यहाँ की स्थानीय जो सरकार है उसको टैक्स देना है। बाकी बीच में जितना भी मुनाफा कमाएगी वो उन 227 लोगों के शेयर होंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब भारत से कौन कौन से उन्हें उत्पाद लेने? कपास का जो उत्पादन था भारत में बहुत अच्छा था, तो कपास के जो कपड़े थे, कॉटन कपड़े, सिल्क कपड़े और स्पाइसेस यानी जो मसाले होते थे भारत में सबसे ज्यादा होते थे। यूरोपीय लोग मसालों को नहीं जानते हैं, एक चीज याद रखना, यूरोप में कोई मसाले वगैरह नहीं होते हैं। ये मसाले जो होते हैं इंडिया में होते हैं या इंडोनेशिया में होते हैं, वहाँ तीखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं जाना जाता। वहां पे अगर कुछ तीखा खिला भी देते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, तो उन्हें पहली बार उस तीखे चीज की ललक लगी, पहली बार उन्होंने उसका स्वाद लिया तो उन्हें अच्छा लगा। मिर्च, लौंग, मसाले, ये सारी चीजें, मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे पेपर, क्लोव्स, कार्डमम और सिनेमम, तो इन्होंने पहली बार जब मसाला इन्होंने चखा तो उन्हें अच्छा लगा, तो वो भारत के साथ में इन चीजों का व्यापार करने लगे और जैसे ही वापस यूरोप में ले जाते तुरंत का तुरंत से खरीद लिया जाता। तो ये प्रोडक्ट वो खरीदते और इसके कारण डिमांड सप्लाई रूल लगा, क्योंकि 4-5 जो अलग अलग यूरोपीय कंपनी है वो भी अलग से व्यापार कर रही हैं, तो भारत में उसके भाव जो है वो बढ़ गए, कीमत जो है वो बढ़ गई और यूरोपीय व्यापारियों में आपस में संघर्ष होने लगा। यानी ब्रिटेन वाले फ्रांसीसी लोगों से लड़ रहे हैं, स्पेनिश लोगों से लड़ रहे हैं, पुर्तगाली लोगों से लड़ रहे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए। और उसके बाद में उन्होंने अपनी कंपनियों की किलेबंदी भी शुरू कर दी, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े समुद्र में तो हो ही रहे, इंडिया में भी उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए, तो इससे स्थानीय राजाओं को प्रॉब्लम होने लगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। सन 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एट होली पे ली जाती है। तो उससे पहले आप ऐसा कीजिए, अपनी टाइमलाइन में 2-3 डेट डाल लीजिए। सबसे पहले 1498 की डेट डालिए, सन 1498 की डेट डालिए जल्दी से। 1498 पे एक डैश लगाइए, या 1500 से थोड़ा सा ऊपर लगा के, जहां भी 1500 है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाइए। 1498 वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री रास्ते की खोज, ये वहां पे आप लिख लीजिए डैश लगा करके, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ 1498 लगा के लिख लीजिए इधर 1498 और पूरा लिख लीजिए वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री रास्ते की खोज। ओके, उसके बाद में आप अपना सीधा 1600 पे आ जाइए। 1600 पे आप लिख लीजिए, महारानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर प्राप्त किया। महारानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर प्राप्त किया। और उससे पहले आप 1498 लगाया, वहां से जस्ट पहले थोड़ा सा 1492 वाला भी लिख लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज। 1498 जहां पे भी लगाया आपने 1498, उससे थोड़ा सा पहले यानी 1492 वहां पे लिख लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज बनाई हुई है। मैंने बताया था 1500 से लेके 1600 के बीच में 1510, 1520 और 1530, तो 1520 से 1530 के बीच में एक डैश डालिए, 1526 की तारीख लिखिए। 1526 बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर, और उसमें बाबर की जीत के बाद में वहां पे अपना मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 आपने डाल ली होगी। 1500 के बाद में 1500 से 20 से 1530 वाले बीच में डालना है, 1520 और 1530 वाले में डालना है, आप थोड़ा सा सही रंग से डालें। ओके, अब आ जाते हैं 1595 यानी 1600 से जस्ट पहले आप डाल लीजिए, डचों का पुलिकट में आगमन। डचों का पुलिकट में आगमन, और उसके साथ साथ में
1600 वाली डेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1600 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जो है महारानी से क्या प्राप्त कर लेते हैं, चार्टर प्राप्त कर लेते हैं। हमें सन 1615 पे आ जाइए, सन 1615 पे, और वहां पे लिख लीजिए आप सर टॉमस रो राजदूत जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रो राजदूत जहांगीर के दरबार में इन्हें भेजा गया था वहां के राजा के द्वारा कि आप जाओ और जो टैक्स होता है राजा के द्वारा लिया जाता है उसमें छूट प्राप्त करने की कोशिश करो। तो जहांगीर के सामने उन्होंने सर झुकाया, बहुत मन्नतें मांगी, तो सर टॉमस रो के कहने पे व्यापारिक छूट मिल गई थी अंग्रेजों को। ओके, तो हम आ गए हैं अभी 1615 तक आ गए हैं। अब आ जाती है आपके सन 1651 में आ जाइए। 1651 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री की शुरुआत। हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों के द्वारा 1651 यानी 5 डैश छोड़ दीजिए 1600 के बाद में, छठवां डैश शुरू होने वाला है, वहीं पे शुरुआत करके लिख दीजिए सन 1651 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री की शुरुआत। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे इतना टाइमलाइन बना लिए, टाइमलाइन अपने साथ में रख के चलिए। ओके, तो फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट में अंतर बता चुका हूं। अब तक जो थे लोग वो ट्रेडिंग पोस्ट पर ही काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों की शुरुआत नहीं हुई थी। फैक्ट्री ओरिजिनली पहली बार सही ढंग से शुरुआत जो की गई है वो इस समय यहाँ पे की गई। तो मैं इस वाले मैप को अभी हटा रहा हूँ, ये अपना वर्ल्ड का मैप डिस्कस कर चुका हूँ, मैं अभी इंडिया के मैप में आ जाता हूँ। ओके, इंडिया का मैप आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। तो हाँ, मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप लगा चुका हूँ और एक चीज मैं बता चुका हूँ, ट्रेडिंग पोस्ट में सिर्फ माल लेके आना है। फैक्ट्री का मतलब होता है कि आप उस माल को स्टोर भी कर सकते हो, उसे रख भी सकते हो, उसके पास में एक कंपनी भी यानी ऑफिस भी बना सकते हो, उसे सुरक्षित करने के लिए वहां पे चारों तरफ सैनिक भी रख सकते हो, और फैक्ट्री में कोई नया उत्पादन भी बना सकते हो। तो अब तक कोई उत्पादन नहीं बनता था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो माल लेते थे, वस्तुएं लेते थे, सीधे यूरोप की साइड में भेज देते थे। अब पहली बार क्या हो रहा है कि कंपनी बनाएंगे, भारत से कच्चा माल लेंगे, कच्चा माल लेके नया उत्पाद यही बनाने लग जाएंगे। तो सन 1651 में उन्होंने पहली फैक्ट्री उन्होंने बना दी। मैंने यहाँ शायद 1661 लिखा है, 1651 कर देता हूँ। सन 1651 में कहाँ पे बनाई है ये कंपनी, बनाई है जो, कहाँ पे बनाई है ये कंपनी, हुगली नदी के किनारे। अब हुगली नदी कहाँ पे, देखो यहाँ पे अपने इस जगह से उत्तराखंड में से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, ऐसे यूपी में बहती है, पटना में बहते हुए और बांग्लादेश में होकर के निकल जाती है। बांग्लादेश में मैं बता चुका हूँ सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इस नदी की एक वितरिका जिसे बोलते हैं, जब पानी खत्म बाहर की साइड में समुद्र में जाने वाला होता है तब उसकी एक वितरिका होती है, इसका नाम है हुगली नदी। ये अपने पश्चिम बंगाल में, कौन से देश में, कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में, और इधर की साइड में क्या है, ये बांग्लादेश देश है। तो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे अंग्रेजों ने सन 1651 में राजा से 3 गांव किराए पे ले लिए थे। ठीक है, 3 गांव उन्होंने किराए पे ले लिए थे और उन 3 गांवों में से एक गांव का नाम था कालीकट। कालीकट जिसे आज कलकत्ता बोला जाता था, एक गांव था। सन 1651 में किराए पे लिया और उसके किनारे उन्होंने क्या बना दिया, कंपनी बना दी। कंपनी बना दी यानी स्टोरेज भंडारण का क्षेत्र बना दिया, नए नए उत्पादन बनाने का काम भी शुरू कर दिया और ऑफिस भी, 3 चीज नई हो गई। अब क्या होता है कि कंपनी चाह रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है, बीईआईसी चाह रही है कि अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाया जाए। तो तेजी से बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, अपने आसपास के बंगाल के जितने भी व्यापारी थे उनको आमंत्रित करती है कि आप आओ, हमारी कंपनी के चारों तरफ बस जाओ, इधर की साइड में बस जाओ और हमारे साथ में सीधा सीधा व्यापार करो। भारत के व्यापारियों को वो बुला लेते हैं, यानी कि ये जो कंपनी है इसके आसपास में और बहुत सारे भारतीय लोग भी रहने लग जाएंगे। इस तरीके से भारतीय लोग रहने लग जाएंगे ना, इस तरीके से अब ये कंपनी का जो दायरा है वो बढ़ने लग जाएगा। और ये कंपनी जो ओरिजिनली तो वैसे मुगल साम्राज्य के अधीन आती है, मुगल साम्राज्य का मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का मुगल साम्राज्य था, लेकिन मुगल साम्राज्य भी अलग अलग सूबों में बटा हुआ था। जैसे अपना भारत है, पूरा भारत है, ये पूरा का पूरा एक अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे ही उस समय मुगल साम्राज्य अलग अलग सूबों में बटा हुआ था। इधर वाले सूबे का नाम था बंगाल सूबा, बंगाल वाला सूबा। लेकिन मुगल साम्राज्य मजबूत था तो मुगलों का ही ज्यादा शासन चलता था यहाँ पे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे ज्यादा लोग रहने लग जाते हैं तो इसके चारों तरफ किला बना देते हैं, किला बना देते हैं, फोर्ट विलियम्स नाम से एक किला बना देते हैं। ओके, किला बना देते हैं विलियम फोर्ट नाम से। ओके, तो इनका उद्देश्य जो होता है वो एक तरीके से व्यापार में बढ़ोतरी है, तो स्थानीय व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास रहने के लिए राजी कर देते हैं। और सन 1696 में वो क्या करते हैं, फैक्ट्री के चारों तरफ किला बना देते हैं। सन 1696 में, अपनी टाइमलाइन में जल्दी से लिख लीजिए, फैक्ट्री के चारों तरफ किला बनाने की शुरुआत हो जाती है। अब क्या होता है कि 1696 के बाद 202 साल बाद में 1698 में मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर ये अंग्रेज क्या करते हैं, 3 गांव की जमींदारी ले लेते हैं। अब तक क्या था, उन्होंने किराए पर ली थी, अब तक उन 3 गांवों को किराए पर लिया हुआ था, सन 1651 में किराए पर लिया था। अब क्या करते हैं, मुगल दरबार में कुछ एक अधिकारियों को, कोतवाल वगैरह जो भी होता होगा, उनके मंत्री वगैरह, उनको रिश्वत दी अंग्रेजों ने और रिश्वत देके उनकी जमींदारी ले ली। जमींदारी का मतलब समझ में आया कुछ। अब उसकी जो जमीन है पूरी की पूरी किसके अधीन आ जाएगी, उस कंपनी के अधीन आ जाएगी। अब तक जमीन किसके अंदर में आ रही थी,
मुगल के अंदर में आ रही थी। अब क्या किया, ब्रिटेन वालों ने रिश्वत देके उन 3 गांवों को पूरा का पूरा अपने अधीन ले लिया, यानी जमींदारी अपने अंदर में ले ली। अब जो भी किसान खेती करेगा उसमें से जो टैक्स वगैरह देगा या कुछ भी सामान देगा उसे लेने का काम कौन करेगा, अंग्रेज। पहले कौन करते थे, मुगलों के सूबे जो भी है, नवाब जो भी करते होंगे, ठीक है। तो 3 गांव की जमींदारी ले ली, यानी वो तीनों के तीनों गांव अब किसके हो गए, पूरे के पूरे अंग्रेजों के हो गए। तो ये सन 1698 में ये लिख लीजिए, तीनों गांव जो है 1698 पे डैश लगा लीजिए, 3 गांवों की जमींदारी आप ये लिख लीजिए। हाँ, तो अब कहानी जो चल रही है उसमें आपको ध्यान होगा सन 1658 से लेके सन 1707 तक औरंगजेब का शासन था। सन 1658 से लेके सन 1707 तक जो था वो शासन किसका था, 49 साल औरंगजेब का शासन। औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा था, औरंगजेब एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था और अंग्रेज बहुत डरते थे औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब ने अपना एम्पायर बहुत दूर दूर तक फैलाया हुआ था। तो अंग्रेज औरंगजेब के पास में गए और वहां उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी जमींदारी भी दे दी है, अब एक काम और कर दो हमारे लिए, हम जो 3 गांव से जो व्यापार कर रहे हैं उसे टैक्स फ्री कर दो। अंग्रेजों के कहने पे औरंगजेब ने थोड़ा बहुत व्यापार में टैक्स फ्री भी कर दिया था, क्योंकि व्यापार बहुत कम लेवल पे होता था, इतना बड़े लेवल पे था नहीं। अभी वो अंग्रेज भीतर की साइड में घुसे नहीं है, सिर्फ 3 गांव से व्यापार कर रहे हैं आसपास वाले क्षेत्र से। तो चलो औरंगजेब ने उन्हें ड्यूटी, ट्रेड फ्री ड्यूटी का अलाउ भी कर दिया था, थोड़ा बहुत अलाउ किया था, पूरा का पूरा नहीं किया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या हो गया है कि वस्तुएं भारत से खरीदना है, यूरोप में ले जाकर बेचना है, अधिक मुनाफा कमाना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्लर्क वगैरह या इस तरीके से बनने लग गए। क्लर्क वगैरह क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि ऑफिस बन गई, कंपनी बन गई, तो वहां पे कंपनी में नए नए उत्पाद बनेंगे तो ऑफिस भी बनेगी, कर्मचारी भी बनेंगे। तो जो क्लर्क थे वो कंपनी का तो अलग से व्यापार चल ही रहा था। क्लर्क लोग क्या करते थे, अपने लेवल पर, उन्हें पता है 30 गुना 40 गुना मुनाफा हो रहा है, तो अपने लेवल पर भी सीधा सीधा माल खरीदते और अपने कुछ एक लोगों के हाथों सीधा भिजवा देते और मुनाफा कमाते थे। यानी भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी थी। अब भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी है, यानी निजी व्यापार कर रहे हैं, तो अब टैक्स भी फ्री है, जमींदारी भी 3 गांव की मिली हुई है। तो बंगाल का जो शासन है, यहाँ पे ये जो बंगाल है, ये बंगाल वाला क्षेत्र जिसे सूबा बोलूंगा मैं उस समय तक, ये बंगाल वाले शासन में बंगाल के राजा को बहुत राजस्व में हानि हो रही थी, राजस्व टैक्स में हानि हो रही है, क्योंकि अब इनका व्यापार 1651 में तो बहुत कम था, धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है, सभी के साथ में व्यापार करने लग गए और टैक्स कम दे रहे हैं। टैक्स कम दे रहे हैं तो टैक्स कम देंगे, तो यहाँ का जो राजा है मुर्शिदाबाद जिसकी राजधानी थी, मुर्शिदाबाद यहाँ पे है अपने बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद थी, ठीक है, मुर्शिदाबाद में वहाँ की राजधानी थी। तो वहां का जो राजा था उसे परेशानी होने लग जाएगी क्योंकि टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो जो राजा था वो एक तरीके से इनसे नाराज होने लग गया कि आप टैक्स दीजिए। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब मरता है तो जो लोकल राजा थे वो अपना साम्राज्य बढ़ाने लग जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाने वाला हूं, पेज नंबर 9 में आप देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए, पेज नंबर 9 खोलिए और उसमें आप देखिए सन 1707 आप डाल लीजिए डेट पहले, औरंगजेब की मृत्यु, और अपना पेज खोल के उसमें देखिए पेज नंबर 9 पे देखिए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये औरंगजेब का शासन था, बाकी तो थोड़े बहुत नीचे तक भी फैला हुआ था, लेकिन मैं उत्तर वाला क्षेत्र ही बता रहा हूं। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मैं इसे पूरा का पूरा इसमें बना भी देता हूँ, यहां से लेके इस तरीके से ये पूरा का पूरा औरंगजेब का शासन था, इस तरीके से यहाँ ये पूरा औरंगजेब का शासन था, ये इस तरीके से। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो लोकल राजा जो होते हैं, लोकल राजा जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा बनाने लग जाते हैं। यानी जो मुगल साम्राज्य के अधीन आ रहे थे वो अब अपने आप को, जो सूबे थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो अपने आप को बड़ा देश घोषित करने लग जाते हैं अलग अलग जगह के। जैसे कि यहाँ का नंबा बंगाल का जो सूबा था वहाँ का एक राजा था अलीवर्दी का, मुर्शिद कुली खां, तो वो भी अपने आप को एक अलग देश घोषित कर देता है। इधर की साइड में अवध के लोग भी हैं, अवध यानी अपना लखनऊ अयोध्या वाला क्षेत्र, यहाँ के भी लोग अपने आप को एक अलग देश घोषित कर देते हैं। इधर की साइड में हैदराबाद, नीचे की साइड में हैदराबाद वाले लोग भी अपने आप को एक नया देश घोषित कर देते हैं। पहले किसके अंडर में आ रहे थे सारे सारे, औरंगजेब यानी मुगल के शासन के काल में आ रहे थे। बाकी इधर की साइड में पंजाब में भी अलग घोषित किया जाने लग गया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही औरंगजेब की सत्ता खत्म होती है, यानी सेंट्रलाइज खत्म हो जाता है, केंद्रीकरण खत्म हो जाता है, अब छोटे छोटे राजा अपने आप को बड़ा बनाने लग जाते हैं। अब यहां से कहानी में अंतर आ जाता है। कहानी में अंतर ऐसे आता है कि जैसे जैसे छोटे राजा बड़े होने लग जाते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों के, तो अंग्रेजों को बूस्ट मिलने लग जाता है, अंग्रेजों को या यूरोपियों को। उन्हें पता है कि इन छोटे छोटे राजाओं को आपस में लड़ा करके, उन्हें भारत की पूरी नीति समझ में आने लग गई थी, तो छोटे छोटे राजाओं को आपस में लड़ा के हम ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद को एस्टेब्लिश कर सकें। अभी तक देखिए सन 1707 नहीं, 1757 64 तक मैं बताने वाला हूं, उस समय तक अंग्रेजों का शासन करने का, यानी कंपनी के लोगों का शासन करने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाहते थे और व्यापार में जितना ज्यादा मुनाफा हो सके उतना कमाना चाहते थे, ठीक है।
तो उसके बाद में मुगलों में फर्रुखशाह आया था सन 1713 से 1719, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लोकल नवाब थे वो उनकी शक्ति बढ़ गई। बंगाल का मुर्शीद कुली अली खां था, वो पहला नवाब था सन 1717 से 1727 तक। तो उन्होंने क्या किया कि अपना चित्र बढ़ा लिया, और यहाँ पे अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे उनसे उनका कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होने लग गया। विवाद क्यों हो रहा है? विवाद के दो तीन कारण बताए। पहला कारण तो यह था कि वो किला बना रहे हैं। भाई दूसरे के घर में आके किला बनाना का अच्छी बात है क्या? तो किला बना रहे हैं, तो यहाँ का जो नवाब था वो नाराज हो रहा था कि यार हमारे यहाँ पे आ रहे हो तो राजा के अंडर में रहो, जैसा राजा कहे वैसा रहो। दूसरा, टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, तो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो यहाँ के राजा को नुकसान होगा। राजा को तो अपना राज्य चलाना है, सेना को खर्चा देना है, सेना को पेंशन देनी है, राज्य चलाना है, तो टैक्स से ही चलता है वो सारा काम। तो टैक्स नहीं मिल रहा है। तीसरा, राजनीति भी करने लग गई। यहाँ के छोटे छोटे मतलब जो सेना थे उनको भड़काने लग गए, या मतलब इधर से लेके उधर की बात करने लग गए, आपस में लड़ाने की कोशिश करने लगे। तो इससे नाराज होकर के मुर्शीद कुली अली खां का कॉन्फ्लिक्ट है। बर्दी खां आता है 1740 से 1756 तक, सिराजुद्दौला आता है 1756 से 1757 तक। ठीक है, अब जो सारी चीजें मैं बता चुका हूं जिनसे राजा नाराज हो रहा है, तो एक दिन सिराजुद्दौला नाराज होकर के इन अंग्रेजों को सन 1756 में यहाँ से मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद राजधानी है, वहां से नाराज हो जाता है और इन अंग्रेजों को इनके ही किले में कैद कर देता है। इनके ही किले में कैद कर देता है और सभी को उस किले के अंदर काल कोठरी में डाल देता है। यहाँ किला बनाया हुआ है, किले का नाम है फोर्ट विलियम्स। किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। इस किले में कैद कर देता है और एक काल कोठरी में डालता है। उसमें करीब 220 के आसपास अंग्रेजों को उसने डाला था। 220 में से 25-30 लोग ही बचे थे, सब के सब उस काल कोठरी में मर गए थे। तो वो जो डेट थी वो आगे मैं बताता हूँ, डेट मुझे ध्यान नहीं रही, आगे मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। उस डेट को बोला जाता है ब्लैक डे, यानी काला इतिहास बोला जाता है अंग्रेजों के लिए। यहाँ पर क्या नाम है? राजा का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। यहाँ पे अंग्रेजों को कैद कर देता है। कैद करने पर वो लोग मरने लग जाते हैं। उस समय तक अंग्रेजों ने 2-3 जगह अपनी और ट्रेडिंग पोस्ट बना ली थी, कंपनी बना ली थी। एक तो यहाँ पे इस जगह पे चेन्नई है, चेन्नई का नाम आपने सुना होगा, जिसे मद्रास बोला जाएगा उस समय। ठीक है, और यहाँ पे मुंबई है। मुंबई पहले तो था पुर्तगालियों का, शुरुआत में तो था पुर्तगालियों का, लेकिन पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, उसका विवाह जो हुआ था वो अंग्रेजों के राजा के वो साथ में हुआ था, तो मुंबई को दहेज में उन्होंने दे दिया था। तो 3 जगह वो अपना एक स्थायी पोस्ट बना ली थी, कंपनी बना ली थी और किले बना लिए थे। सन 1757 की बात चल रही है। ठीक है, पहला कहां पे हो गए वो? कलकत्ता में। दूसरा कहां पे हो गए? मद्रास में। और तीसरा कहां पे हो गए? बंबई में। 3 जगह हो गए उनकी। अब जैसे पता चलता है कलकत्ता वाली जगह पे कि यहाँ पे जो अपना राजा है सिराजुद्दौला ने सभी अंग्रेजों को काल कोठरी में डाल दिया है और मारे जा रहे हैं लोग। तो यहाँ से कोई एक सैनिक निकल के आता है और सूचना कहाँ पहुंचा देता है? अपना सीधा का सीधा मद्रास पहुंचा देता है। मुंबई जाने का चांस ही नहीं है, मद्रास में वो सूचना पहुंचा देता है। मद्रास में जो भी उनका कंपनी का हेड था वो एक रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक व्यक्ति को भेजता है और उसके साथ में 300-400 लोगों की सेना भेजता है। ज्यादा नहीं, 300-400 लोगों की सेना, जबकि यहाँ राजा की सेना जो है वो 25-30 हजार के आसपास में। तो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव के साथ में 300-400 लोगों को भेजता है। रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम याद रखना। ये रॉबर्ट क्लाइव जो था कंपनी में शुरुआत में सिर्फ शॉपकीपर का काम करता था, दुकान पे बैठने का काम करता था। दुकान बनाई हुई थी अंग्रेजों ने, वहां पे काम करता था। उसके बाद में उसे ऑफिस में ले लिया। ऑफिस में बाद में वहां पे जो छोटी मोटी सेना बनाई थी 300-400 लोगों की, उसका उनका हेड बना करके और उसे कहाँ भेज दिया? कलकत्ता में जाओ, उन लोगों को छुड़ाओ और हो सके तो राजा के खिलाफ में कोई षड्यंत्र करके अंग्रेजों की जीत करवाओ कैसे भी करके। अब रॉबर्ट क्लाइव जाता है कलकत्ता वाली जगह पे, यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे अपने जो लोग हैं वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, काल कोठरी में दबे हुए पड़े हैं। ठीक है, 220 में से ज्यादातर लोग मर गए थे, 25-30 बचे थे। ठीक है, फिक्स संख्या याद नहीं है और वो याद भी नहीं रखनी आपको। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि अब देखो हमारे पास में सेना तो 300-400 लोगों की है और इसके सामने कितनी है? 25-30 हजार की। अब हमें राजा को हराना है, मन्नतों से मानने वाला है नहीं, राजा को हराना है तो कोई रणनीति चलनी पड़ेगी। अब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया की फूट डालो राज करो वाली नीति को समझ चुका था। वो जान चुका था कि भारत में लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं आपस में। राजा जो है अपना सिराजुद्दौला, राजा का नाम क्या है? राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर कासिम। वो राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। राजा का एक सेनापति है सिराजुद्दौला और उसका एक जो सेनापति है जिसका नाम है मीर जाफर। अब ये क्लाइव क्या करता है कि सीधा का सीधा इससे संपर्क करता है। क्लाइव जाता है सीधा इससे संपर्क करता है मीर जाफर से। देखो आप सेनापति हो, सेनापति बने रहने में कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा करो कि हमारे साथ जब भी अंग्रेजों का युद्ध होने वाला हो, आप अपनी सेना को निकाल करके तुम दूर हट जाना
और हमारी साइड में आ जाना, बाकी हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, सिराजुद्दौला को मार देंगे, और जैसे ही मारेंगे उसके बाद तुम्हें क्या बना देंगे, राजा बना देंगे। बस ये उन्होंने लालच उसने दे दिया, मीर जाफर को उन्होंने लालच दे दिया। तो फोर्ट विलियम में घेराबंदी कर दी थी अंग्रेजों की। उसके बाद में वो रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने भेज दिया। इन्होंने ये रणनीति अपनाई, मीर जाफर को अपनी साइड में ले लिया। सन 1757 में युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। प्लासी अपना यहाँ पे अपना मुर्शिदाबाद के पास में इस जगह पे एक जगह है प्लासी, जिसे बोला जाता है, बांग्लादेश में पड़ती है, ठीक है। प्लासी में युद्ध हुआ, वही रणनीति चली। अंग्रेजों के पास में 300-400 सैनिक थे, ठीक है। मीर जाफर ने अपनी सेना को हटा करके किधर की साइड में आ गया, अंग्रेजों की साइड में आ गया। इधर की साइड में सिराजुद्दौला के पास 5-10 हजार बचे। मीर जाफर के पास में ज्यादा सेना थी, सेनापति था क्योंकि वो, ठीक है। अंग्रेज जीत गए, सिराजुद्दौला हार गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। सिराजुद्दौला ने भागने की कोशिश की थी लेकिन सिराजुद्दौला मार दिया गया। अब सिराजुद्दौला की जगह राजा कौन बना दिया जाएगा, मीर जाफर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से एक व्यक्ति का कद बढ़ जाएगा। किसका कद बढ़ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव का। पहले तो ये दुकानदार था बस, फिर ऑफिस में काम करने लग गया था, फिर अब यहाँ पे सेना को जिता दिया, और वो भी बंगाल जैसा। बंगाल और पंजाब पूरे भारत में अब तक सबसे ज्यादा संपन्न अगर रहे थे पुराने समय पे तो यही रहे थे। इन्होंने सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन देखे। जो ज्यादा संपन्न क्षेत्र होता है वहीं पे अप्स डाउन आते हैं। अप्स डाउन का मतलब ये हुआ, यहाँ पे पंजाब में 5 नदियां हैं तो निश्चित सी बात है उपजाऊ होगा। बंगाल वाले क्षेत्र में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, बहुत सारी नदियां आती हैं, तो यहाँ पे भी जमीन उपजाऊ होगी। तो इनकी ज्यादा लड़ाई होती थी। तो अप्स डाउन का मतलब है कि कभी ये सुखी भी रहते हैं लेकिन उससे ज्यादा इन्हें दुख देखने पड़ेंगे, क्योंकि कारण क्या है, संपत्ति। जितनी ज्यादा संपत्ति होगी उतना ही आदमी को परेशानी होती है, ठीक है। तो बंगाल जैसे राज्य के राजा को हरा दिया, तो उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव का कद बढ़ गया, और उससे रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ का मुख्य जो भी था चीफ नियुक्त कर दिया गया इस कंपनी का, यहाँ पर के सन 1757 में। ओके, सन 1757 में वहां का चीफ नियुक्त कर दिया गया। और ऐसा कर दिया गया कि कंपनी जो 3 जगह थी, कलकत्ता में, बंगाल में, कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में, 3 जगह कंपनी थी। बंबई या उस समय से बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे बोला जाता, आज के समय पे मुंबई बोला जाता है, उस समय बॉम्बे बोला जाता। तो 3 जगह पे गवर्नर बनाए जाने लगे, कंपनी के गवर्नर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ का गवर्नर किसे बना दिया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाएगा। ओके, अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीआईसी का जो शुरुआती ऑब्जेक्ट था, यानी हमें राज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में व्यापार बढ़ाओ कैसे भी करके, कोई भी राजनीतिक तरीका अपनाओ, इकोनॉमिक तरीका अपनाओ या डिप्लोमेटिक तरीका अपनाओ, तीनों तरीका अपनाओ, भले कैसे भी करो, सस्ते दामों पर अपना वस्तुएं खरीदो और महंगे दामों पर बेचो, यही काम था। सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन वो राज नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यापार में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। तो अब क्या करते हैं लोग, अंग्रेज लोग, तो अभी आप ऐसा कीजिए, अपनी टाइमलाइन में 2 डेट और डाल लीजिए। एक 1756 पे डालिए। 1756 में सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम में सभी अंग्रेजों को बंदी बना देता है, 1756 में। उसके बाद में सन 1757 पे डालिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ है, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। तो उसमें कौन हार रहा है, सिराजुद्दौला हार रहा है। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, उसे जीतने के बाद में एक तरीके से आप मान सकते हो अंग्रेजों की एक तरीके से ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उनका मोरल बूस्ट हो गया, यानी कि अब उन्होंने पहली बार किसी भारत के बड़े राजा को हरा दिया है। तो अब उनकी जो अंदरूनी ताकत है, जो मजबूती है, अंदरूनी मजबूती, जिसे आपने दिमाग का बोल सकते हो, यानी वो मेंटली मजबूत हो गए कि अब हम भारत में कहीं से भी किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे संपन्न राज्य था। तो सन 1757 को जीतने के बाद में अंग्रेजों का कोई प्लान नहीं था कि हमें राज करना चाहिए, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। अभी भी वो व्यापार में अभी और बढ़ावा यानी मुनाफा चाहते हैं। तो मुनाफा करने के लिए उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को एक पपेट राजा बना दिया। पपेट यानी एक तोता जैसा राजा। तोता राजा का मतलब समझ में आता है कुछ, तोता राजा यानी जो हम बोलेंगे वही वो तोता बोलेगा, इसे बोला जाता है पपेट राजा। हम चाहें कि हमें इतना टैक्स फ्री कर दो तो राजा को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहें कि ये कंपनी का इतना क्षेत्र हमें हमारी कंपनी के लिए दे दो तो उस राजा को देना पड़ेगा, तो इसे बोला जाता है पपेट राजा। तो मीर जाफर को कैसा राजा बना दिया, पपेट राजा बना दिया। अब पपेट राजा तो बना दिया, लेकिन राजा तो राजा ही रहेगा, उसे अपना राज्य चलाना है, नवाब है वो, तो उसे अपना राज्य चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो टैक्स चाहिएगा उसे राज्य चलाने के लिए। तो उसे थोड़ा बहुत कंपनी के साथ में फिर उस मीर जाफर का विवाद होने लग गया। अब मीर जाफर का विवाद होने लग गया तो कंपनी फिर से टेंशन में, क्या किया जाए, मीर जाफर को हटा के उनके भतीजे को मीर कासिम को राजा बना देती है। मीर जाफर को हटा दिया जाता है और मीर कासिम को राजा बना दिया जाता है। मीर कासिम को भी पपेट राजा यानी एक तरीके से जैसे बोल सकते हो आप तोते वाला राजा बना दिया कि जो कंपनी बोलना चाहे वो कर सके, ठीक है। सन 1757 में उनका कोई ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ उनका व्यापार करना उद्देश्य है।
शासन चलाने का कोई भी उनका उद्देश्य नहीं है। अब क्या करते हैं वो सन 1757 से एक नया रूल चला देते हैं कि पपेट राजा के पास में यहाँ पे मुर्शिदाबाद में एक अपना अधिकारी भेज देते हैं जिसे रेजिडेंट बोला जाता है। ये उनका 1947 तक सब राजाओं के पास में रहा था। जैसे कि बाद में मेवाड़ के पास में एक रेजिडेंट रहता था, अंग्रेज रेजिडेंट। उदयपुर में या अपना जोधपुर में एक अंग्रेज अधिकारी रहता था, जो अंग्रेज बोलना चाहे वही काम करने का उधर की साइड में होता था। तो अंग्रेजों ने एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। उस रेजिडेंट का, पहले रेजिडेंट का नाम था बारेन हेस्टिंग। नाम आपको याद रखना है, रेजिडेंट का नाम है बारेन हेस्टिंग। ये जो अधिकारी जा रहा है मुर्शिदाबाद में, इसका नाम क्या है? बारेन हेस्टिंग। 2 बार 3 बार ध्यान करके लिखिए। बारेन हेस्टिंग को पहली बार रेजिडेंट को भेजा कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। ओके, ये बारेन हेस्टिंग वही था जो उन किले में जो 220 लोग दबाए थे, उनमें से कुछ एक लोग बचे थे, उनमें ये बारेन हेस्टिंग बचा था बेचारा। ठीक है, ये बारेन हेस्टिंग भी शुरुआत में नॉर्मली का आदमी था, बाद में धीरे धीरे इसकी शक्ति बढ़ती गई और इसे यहाँ पे कंपनी ने रेजिडेंट के रूप में, यानी एक स्थायी निवासी के रूप में भेज दिया। कंपनी बारेन हेस्टिंग को बोलेगी कि राजा को ये बोलो, बारेन हेस्टिंग किसको बोल देगा? राजा के को आप ऐसा करो। ठीक है, तो पपेट राजा हो गया। अब मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बनाया। अब मीर कासिम के साथ में भी बहुत प्रॉब्लम। राजा है, नवाब है, तो राज्य तो उसे चलाना है, टैक्स उसे मिल नहीं रहा है सही ढंग से, क्योंकि सारा का सारा टैक्स कौन ले जा रही है? कंपनी ले जा रही है। मतलब सारा का सारा व्यापार कौन कर रही है? कंपनी कर रही है, और कंपनी बिल्कुल टैक्स दे नहीं रही है। तो अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो मतलब एक तरीके से राजा को अपना, जिसे बोल सकते हो डिग्निटी, यानी उनका जो गरिमा होती है वो खत्म होने लग जाती है, पैसे वगैरह नहीं होंगे। तो मीर कासिम क्या करता है? मीर कासिम, यहाँ वाला मीर कासिम, ये मीर कासिम, और ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको बताया जिसे अवध बोला है मैंने, मैं इसे मिटा देता हूं, बीच वाले क्षेत्र को मैं दोबारा से बनाता हूं। ये बंगाल, यहाँ पे कलकत्ता में अंग्रेजों की पोस्ट, मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब की राजधानी, मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब की राजधानी इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे अंग्रेजों की पोस्ट, अंग्रेजों की पोस्ट को मैं लाल रंग से कर देता हूँ, ये अंग्रेजों की पोस्ट। उसके बाद में इधर की साइड में मैंने आपको बताया था एक अवध नाम की एक जगह थी, वहां पर भी अवध का राजा बना हुआ था, अवध का नवाब बना हुआ था। और यहाँ पे अपना दिल्ली था ही। दिल्ली अभी चल ही रहा है, मुगल साम्राज्य चल रहा है, लेकिन उसकी शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ये छोटे छोटे हैं, इनकी शक्ति बढ़ने लग गई है। दिल्ली का राजा था ही उस समय तक। ठीक है, अब यहाँ पे मीर कासिम बना हुआ है। मीर कासिम को वही अंग्रेजों से फिर प्रॉब्लम हो रही है, बनाया तो अंग्रेजों ने पपेट राजाओं से, मीर कासिम को प्रॉब्लम हो रही है, तो मीर कासिम डायरेक्टली संपर्क करता है इससे, अपने अवध के राजा का नाम था शुजा उद्दौला। अवध के राजा का नाम था शुजा उद्दौला, और पुराने वाले बंगाल के राजा का नाम था सिराजुद्दौला। इसका नाम अलग है, शुजा उद्दौला। इस तरीके से यहाँ के राजा का नाम है शुजा उद्दौला। और यहाँ से इससे कनेक्ट होता है, और इसके बाद में यहाँ से इस वाले का नाम था शाह आलम सेकंड, यानी मुगल शासक जो था उसका नाम था शाह आलम सेकंड। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि अंग्रेजों को भगाना है हमें कैसे भी करके। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने का प्लान बनाते हैं, और अंग्रेजों की रणनीति का पता चलता है तो बक्सर नाम की एक जगह है, बिहार में बक्सर नाम की जगह है, वहां पर बक्सर का युद्ध होता है सन 1764 में। अंग्रेज बरसेज कौन कौन? ये तीनों अंग्रेज बरसेज, ये तीनों आपको दिख रहे होंगे, मीर कासिम बंगाल का, शुजाउद्दौला अवध का, और शाह आलम जो अपना मुगल। ये तीनों में 1764 में अपना बक्सर का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों का जो अधिकारी था, अंग्रेजों का जो सेनापति था जो था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। और 1757 वाला जो प्लासी का युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो बक्सर में युद्ध हुआ, अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं, ये तीनों राजा युद्ध हार जाते हैं। यहाँ का जो मीर कासिम था उसे अंग्रेज मार देते हैं। मारने के बाद में यहाँ पर दूसरा राजा फिर से वही मीर जाफर को बना देते हैं। लेकिन अब पिछले 7 सालों से अंग्रेज इस बात से परेशान हो गए थे कि हम तो कोशिश करते हैं पपेट नवाब बनाने की, तोता नवाब बनाने की, लेकिन नवाब जो है अपने आप को बड़ा शहंशाह समझने लग जाता है और अपनी मर्जी चलाने लग जाता है। तो अंग्रेज अब यहाँ से पहली बार शुरुआत करते हैं कि हम खुद क्यों ना राज करने लग जाएं। पहली बार उन्होंने सोचा है सन 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में। बक्सर का युद्ध, 3 लोग इधर की साइड में, इधर की साइड में अंग्रेज। इन युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। हेक्टर मुनरो उनका सेनापति था। तो यहाँ पे पहली बार अंग्रेज लोग सोचते हैं क्यों ना हम स्वयं राज करने लग जाएं। इसका जो सबूत मिलता है सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद में कंपनी ने प्लान चेंज कर लिया, और सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल था,
बंगाल का गवर्नर था, बता ही चुका हूं मैं आपको। 3 जगह गवर्नर बने हुए थे उस समय, बंगाल में भी था, अपना यहाँ पे मद्रास में भी था और बॉम्बे में भी था, तीनों जगह अलग अलग गवर्नर थे। रेजिडेंस यहाँ पे था, उसका नाम था बारेन हेस्टिंग। और ये जो युद्ध हुआ है वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ है। तो 3 लोग ही अब तक अंग्रेजों के मैंने नाम याद बताए आपको। पहला बताया है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मद्रास से आके सन 1757 वाला प्लासी का युद्ध जितवाता है, उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। दूसरा बताया बारेन हेस्टिंग, जो यहाँ से जो कालकोठरी में से बचा था और उसे यहाँ पे मुर्शिदाबाद में रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है। तीसरा बताया हेक्टर मुनरो, जो सन 1764 वाला बक्सर का युद्ध वो जितवाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी प्रमुख जो कि वहां इंग्लैंड में बैठते थे, उनको पत्र लिखकर भेजता है कि क्यों ना हम स्वयं राजा बन जाएं, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवर सेल्फ। अब हम खुद नवाब बन जाएंगे तो हमारी मर्जी, हम टैक्स लेन दें, कोई मतलब ही नहीं है किसी तीसरे आदमी का। तो पहली बार सन 1765 में सोचा जाता है नवाब बनने का, और कंपनी अपना प्लान चेंज कर देती है कि अब हम व्यापार नहीं करना है, अब हमें नवाबी भी करनी है, यानी राजाशाही भी करनी है। अब वो नवाबी में उतर आते हैं। तो सन 1765 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में मीर कासिम तो 1764 में मर गया था। मीर कासिम के बाद में मीर जाफर को फिर से राजा बना दिया था। मीर जाफर 1 साल बाद में डेथ हो गई थी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद में सन 1765 में अंग्रेज नया प्लान लेके आ जाते हैं। अब हम प्रशासन 2 तरीके से करेंगे, यानी डुअल सिस्टम लेके आ जाते हैं सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अब हम प्रशासन 2 तरीके से करने वाले हैं, यानी एक तो आधा काम करेगी कंपनी और आधा काम करेगा नवाब। कंपनी क्या करेगी, अपने पास में पावर रख लेगी। डुअल सिस्टम लेके आ जाते हैं, डुअल सिस्टम यानी द्वैत शासन। एक काम कौन करेगी, कंपनी, और दूसरा अपना नवाब। नवाब सिर्फ पपेट नवाब रहेगा। अब क्या किया, सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद में कंपनी ने यहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो सेना थी, सेना को हटवा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना रखवा दी कि अब तुम राजा कोई भी सेना नहीं रखेगा, अब सेना किसकी रहेगी, हमारी। अगर सेना ही अगर कंपनी की हो गई तो उसके बाद में तो राजा के पास में कोई हथियार ही नहीं बचा, लड़ने का कोई कारण ही नहीं बचा, लड़ने की सोच भी नहीं सकता राजा। अब जो कंपनी कहेगी वही मानना पड़ेगा। तो कंपनी ने अपने पास में पावर रख ली, यानी डिफेंस किसके पास में रह गया, कंपनी के पास में। और नवाब से बोल दिया आप सिर्फ और सिर्फ रुपए इकट्ठे करो, यानी राजस्व जो होता है किसानों से, खेती वाले लोगों से जो टैक्स लेना है, आप उनसे टैक्स लो, टैक्स में से हमें कुछ टैक्स दे दो। ये कंपनी का सिस्टम उन्होंने 1765 में शुरू कर दिया और ये 1773 तक चलने वाला है। ठीक है। सन 1765 में मुगल शासक शाह आलम से कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जीत गया। शाह आलम सेकंड यहाँ हार गया है। कंपनी ने बोला चलो तुम ठीक है मुगल बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, हार गए हो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में तुम शासन करो, लेकिन अब हमें यहाँ का दीवानी राइट दे दो। तो बंगाली का पूरा दीवानी राइट किसे मिल गया, अब कंपनी को मिल गया है। तो कंपनी ने मुगल शासक शाह आलम सेकंड से बंगाल के दीवानी राइट ले लिए। अब कंपनी राजस्व इकट्ठा करती है, राजा को थोड़ा सा देती है, बाकी अपने व्यापार की बढ़ोतरी में खर्च कर देती है। इससे क्या हो रहा है, भारत का पैसा है, भारत के लोगों से ले रहे हैं और भारत के लोगों से ही कच्चा माल ले रहे हैं। भारत के पैसे को उस कच्चे माल से कंपनी में नया उत्पाद बना रहे हैं और सीधा सीधा यूरोप में ले जाकर के बेच रहे हैं। 2 फायदे हो गए उन्हें। अब उन्हें भारत में कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसा ही नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा उनके पास में राजस्व से आ रहा है। दीवानी राइट मिल गई कंपनी को बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में। तो भारत का पैसा भारत की वस्तुएं खरीदने में लगाते हैं और मुनाफा इंग्लैंड में सुरक्षित रह जाता है कि पूरा का पूरा। ऐसे बोला जाता है द ब्रिटिश लूट ऑफ इंडिया बिगेन, यानी भारत को लूटने की शुरुआत हो चुकी है इस समय से। कंपनी ऑफिशियल लिविंग लाइक नवाब्स, कंपनी के जो अधिकारी थे वो नवाबों की तरह रहने लग गए, क्योंकि उनके पास में अब दीवानी राइट मिल गए, खूब रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा सा बाद में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर लेता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव जो था सन 1743 में मद्रास आया था 18 साल की उम्र में। शुरुआत में वो असिस्टेंट शॉपकीपर था कंपनी में और उसने कंपनी की आर्मी को ज्वाइन कर लिया कुछ समय बाद में। और जब 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें वो एक सेनापति बन के गया था, कंपनी का ऑफिसर बन के गया था और उसने युद्ध को जितवा दिया। तो वहां पे बंगाल का वो गवर्नर बन गया था। सन 1767 में वो भारत से वापस गया था। तब उसकी संपत्ति जो थी उस समय के हिसाब से 4 लाख पाउंड थी। उस समय के हिसाब से, आज से तुम अनुमान लगा लो कितने साल हो गए, सन 1765-70 का 350 के साल के आसपास पहले उसकी संपत्ति 4 लाख पाउंड थी। आप सोच नहीं सकते 4 लाख पाउंड का और आज का कितना होगा। आज तो वो खरबों में संपत्ति मानी जाएगी, 4 खरब मान सकते हो आप उसे। ठीक है। तो 1764 वाला आपने अपनी टाइमलाइन पे लिख लिया होगा। 1764 में क्या हो रहा है, आपको बक्सर का युद्ध हो रहा है। और 1765 में आप लिख लीजिए कंपनी को दीवानी राइट मिल गए बंगाल के, कंपनी को दीवानी राइट मिल गए। दीवानी राइट का मतलब कंपनी के अधीन हो गया पूरा का पूरा बंगाल। अब कोई राजा नहीं, अब कंपनी के अधीन हो गया। सन 1771 में बारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। बारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में तीनों जगह अलग अलग गवर्नर थे।
सन 1770 के आसपास में बंगाल में अकाल आया था, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। 1771 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया बंगाल का। 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने जो 1765 में डुअल सिस्टम बनाया था गवर्नमेंट को चलाने का, वही चलता रहा। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग एक नए जुडिशियल प्लान के साथ में आए, नया एक प्लान लेके आए। उसमें उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा को बहुत सारे जिलों में बांट दिया, अलग अलग जिलों में बांट दिया, और जिले का प्रमुख बना दिया गया कलेक्टर को। यहां से पहली बार शुरुआत होती है कलेक्टर पोस्ट की, सन 1772 से पहली बार जिला शब्द यूज किया जाने लगा। पहले तो क्या था, सूबे वगैरह होते थे, सूबों में छोटे छोटे जमींदारों के हिस्से में आता था। पहली बार सन 1772 में जिला शब्द यूज किया जाने लगा, और जिला का जो मुख्य जो था वो कलेक्टर को बना दिया गया, न्यायिक सिस्टम। तो इस कलेक्टर के अंडर में फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल मामले भी आने लग गए, और दीवानी अदालत यानी सिविल मामले भी आने लग गए। अब क्या था कि जो न्यायिक सिस्टम था उसे बदलना चाहता था वारेन हेस्टिंग, और वो बदलने का तरीका वो इंडियन रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आपस में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, तो इंडियन की एक कास्ट, इंडिया में एक नई सोसाइटी बनाना चाहता था जो अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले हो जाएं, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले हो जाएं, ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता था। तो सबसे पहले उन्होंने काजी और पंडितों को पकड़ा, जितने भी काजी और पंडित थे उन्हें कलेक्टर की सहायता के लिए लगा दिया कि आप कलेक्टर की सहायता करो, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सजा तुम्हारे धर्म में क्या है इस हिसाब से दिलवाओ। आप अंग्रेज सही गलत नहीं देख रहे हैं, धर्म के हिसाब से सजा दिलवाओ। तो काजी और पंडितों को कलेक्टर की सहायता के लिए उन्होंने रख दिया। ठीक है, तो अभी तक आप वीडियो देख देख करके वो बना ही रहे होंगे, अपना टाइमलाइन तो अपडेट करते रहे होंगे। सन 1772 का आपकी स्क्रीन पर लगाते चलता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट करूंगा, बाकी किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। 25-30 मिनट और आपको इंतजार करना पड़ेगा। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग जो यहाँ के थे, वो गवर्नर बन चुके थे बंगाल के, वो एक नई जुडिशियल प्लान लेके आए। बिहार, उड़ीसा और बंगाल को उन्होंने बहुत सारे जिलों में विभाजित कर दिया, और उन जिलों का जो हेड बना दिया गया वो कलेक्टर को बना दिया गया। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत जो भी है दोनों ही अपने अपने कलेक्टर के अंदर में आ गए। उन कलेक्टर की सहायता के लिए काजी पंडितों को सहायता करने के लिए बता दिया गया कि अपने हिसाब से भारतीय कानून को इन कलेक्टर को समझाओ, और जो भी कोई केस वगैरह आए तो वो उनके पास में भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग का प्लान था, लेकिन इसमें कुछ एक कमी थी। कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई, कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, जज बना दिया गया, मजिस्ट्रेट बना दिया गया, कि सारे के सारे काम उसी के पास में हो गए। वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, वही अपना जिले का प्रशासन दिख रहा है, वही जज है, वही मजिस्ट्रेट है। और दूसरा, काजी पंडित जो थे अपनी सुविधा के अनुसार कानून की व्याख्या करने लग गए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहां से थोड़ा सा कहानी और चेंज करते हैं। बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया है। अब अंग्रेजों का प्लान चेंज हो गया है, वो व्यापार करने के स्थान पर अब वो राज करने का प्लान सोचने लगे हैं। तो अब राज करने के लिए उन्हें पूरे भारत पे कब्जा करना है, तो उनकी दो और इंपॉर्टेंट जो प्रेसिडेंटी हैं वो इधर की साइड में मद्रास है, इधर की साइड में बॉम्बे है। अब यहाँ के क्षेत्र को बढ़ाना शुरू करेंगे, वो इस वाले क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेंगे और इस वाले क्षेत्र को बढ़ाना शुरू करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी का एक्सपेंडेशन होता जाएगा। अब नीचे की साइड में आपकी स्क्रीन पर ही दिखाता हूं मैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा इसमें मैंने आपको 4 जगह अलग अलग दिखाई हुई है। एक बंगाल दिख रहा है इधर की साइड में, बीच में यहां से यहां तक मराठा साम्राज्य दिख रहा होगा, उसके पास में हैदराबाद साम्राज्य, हैदराबाद दिख रहा होगा, और नीचे की साइड में मैसूर दिख रहा होगा। इसे मैप में बनाता हूं मैं। देखिए यहाँ पे इस जगह पे एक साम्राज्य बना हुआ है, मैसूर साम्राज्य। ठीक है, इसके पास में ऊपर की साइड में यहाँ पे बना हुआ है हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ से ऊपर तक के लिए इस जगह तक बहुत बड़ा साम्राज्य जो बन चुका है वो अपना मराठा साम्राज्य। ये 3 साम्राज्य बन चुके हैं, और इन 3 साम्राज्यों को ही वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे ये साम्राज्य उनके कब्जे में आ जाएंगे वैसे ही अंग्रेजों का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले वो रणनीति चलते हैं मैसूर को अपने अंडर में लेने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको सन 1773 वाली कहानी बता देता हूँ। सन 1773 में कंपनी यहाँ पे राज तो कर रही है, उसके साथ में व्यापार भी कर रही है, और भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार का पता इंग्लैंड वालों को लग जाता है, तो इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, कंपनी को रेगुलेट करते हैं, कंपनी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के लिए कुछ फिक्स नियम बना दो, उन नियम्स को फॉलो करे कंपनी। रेगुलेशन यानी कम ज्यादा करने वाला अपना रेगुलेटर होता है पंखे का, वो रेगुलेशन शुरू कर दिया जाता है। तो ब्रिटेन से सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है कंपनी के लिए कि आप इस तरीके से कंपनी को चलाओ, और साथ साथ में आपको दीवानी राइट मिले हुए हैं तो आप इस तरीके से वहां पे फॉलो करो रूल्स को। तो सन 1773 में कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट मिला, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का बताया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता के जो पोर्ट है वहां पे करनी थी। इसमें गवर्नर जनरल की नई पोस्ट बनाई गई।
अब तक क्या था, यहाँ पे गवर्नर था, यहाँ पे गवर्नर था और यहाँ पे गवर्नर था, गवर्नर 1, गवर्नर 2, गवर्नर 3, इस तरीके से था। अब क्या किया गया कि इंग्लैंड वालों ने रेगुलेटिंग एक्ट में यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल इन दोनों के ऊपर हो गया, बंबई वाले और इस मद्रास वाले के ऊपर कौन हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता। ये रिपोर्ट करेगा सीधा सीधा ब्रिटेन के पास में। पहले तो तीनों अलग अलग रिपोर्ट करते थे, अब ये वाले दोनों रिपोर्ट करेंगे इसके पास में और ये रिपोर्ट करेगा अपना ब्रिटेन के पास में। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी गई। यहाँ पे गवर्नर पहले से कौन चल रहा था? बारेन हेस्टिंग चल रहा था। अब बारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया जाएगा? सीधा का सीधा क्या बना दिया जाएगा? गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है वो बारेन हेस्टिंग होता है। भारत का नहीं, बंगाल का। अभी बंगाल का गवर्नर जनरल है, याद रखना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है बारेन हेस्टिंग। भारत का तो अभी भारत में तो शासन हुआ ही कहाँ है, अभी तो मराठों का साम्राज्य है, मैसूर इधर की साइड में मुगलों का। ये तो बाद में 1833 के आसपास में पूरे भारत पर शासन हो जाएगा, तब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल जो बनता है वो अपना बारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। यहाँ से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई, यानी ये दोनों रिपोर्ट किसके पास में कर रहे हैं? अपने बंगाल वाले के पास में। बंगाल के गवर्नर बारेन हेस्टिंग को ब्रिटिश इंडिया बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बना दी गई। कंपनी का इन तीनों क्षेत्रों पे आंखें निगाहें आ जाती हैं कि अगर इंडिया में आपको बढ़ना है तो इन क्षेत्रों पे कब्जा कर लो, उसके बाद में इंडिया में आप कब्जा कर लोगे। तो शुरुआत जो होती है वो अपने यहाँ से, ये मैसूर वाला क्षेत्र है, यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर दोबारा से देख लीजिए, आपको मैसूर नीचे नीचे वाला राज्य दिख रहा होगा, उसके बाद में निजाम का चित्र दिख रहा होगा। बंबई तो उनका छोटा सा ऐसा था। बंबई के पास में मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा था, यहाँ से लेके इस तरीके से ये मराठा साम्राज्य था, ये पूरा का पूरा ये मराठा साम्राज्य शिवाजी वाला मराठों का था। ठीक है, तो ये सब शुरुआत करते हैं मैसूर से। मैसूर के साथ में अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए। 4 युद्धों में उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो वाली नीति। कभी हैदराबाद वालों का साथ लेते, कभी मराठों का साथ लेते, और इनके साथ भी युद्ध चल रहे थे, इनके साथ युद्ध चलते रहते थे, लेकिन इनके यहाँ मैसूर से युद्ध में ये इनका साथ लेते रहते थे। तो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था सन 1767 से सन 1769 तक हुआ था, जिसमें हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। हैदर अली की इसमें जीत हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम से यानी हैदराबाद वाले से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं दी थी। इस युद्ध में कंपनी हार गई। मद्रास का ज्यादातर हिस्सा, ये वाला मद्रास जो कंपनी के पास में था, इसका ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों ने ले लिया। मद्रास के पास में ही एक पुडुचेरी नाम की जगह है जहां पे फ्रांसीसियों का शासन था। याद रखना, पुडुचेरी फ्रांसीसियों का है और मद्रास जो है अंग्रेजों का है। मद्रास थोड़ा सा नीचे है, पुडुचेरी यहाँ पे मद्रास है और ऊपर की साइड में यहाँ पे पुडुचेरी। यहाँ पे फ्रांसीसी है और यहाँ पे ब्रिटिश है, ये दोनों याद रखना, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। फ्रांसीसी भी बहुत चालाक हैं, फ्रांसीसी भी अपना शासन बढ़ाना चाहते हैं। फ्रांसीसी भी अपना शासन बढ़ाना चाहते हैं। उनमें एक नया उनका एक सेनापति था जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने शुरुआत की थी पहली बार फूट डालो राज करो नीति की, और उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। दूसरा युद्ध जो होता है सन 1780 से 84 के बीच में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान है। सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो टीपू सुल्तान उसका नेतृत्व करते हैं। तो इसमें बहुत खूनी युद्ध हुआ था। अंत में कंपनी की हार हो गई थी इस वाले युद्ध में। यहाँ से कंपनी जाती थी, कंपनी की हार हो जाती थी, अब वापस से मद्रास तक कब्जा कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद में मैंगलोर जो है वो मैसूर के कब्जे में आ गया था। मैंगलोर यहाँ पे एक जगह थी, उस पर पहले अंग्रेजों का वहां पे एक तरीके से पहले जो था वो अंग्रेजों का हिस्सा था, वो मैसूर के कब्जे में आ गया था। अब होता है तृतीय युद्ध सन 1790 से 1792, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच आर्मी को अपने साथ में ले ले फ्रेंच आर्मी को मिला लेता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध होता है। मैसूर ने त्रावणकोर पर कब्जा कर लिया। इन्होंने त्रावणकोर वाला जो अंग्रेजों का था उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कंपनी ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया, श्रीरंगपुर पर। वो त्रावणकोर पर युद्ध करने के गए थे, पीछे से कंपनी ने उनकी राजधानी पर ही कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से कंपनी की इसमें जीत हुई, क्योंकि राजधानी पर कब्जा कर लिया तो कंपनी जीत गई। अब इस तरीके से राजधानी कब्जा हो गई तो पूरा क्षेत्र कवर में आ जाएगा। तो कंपनी की जीत हुई। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जब समझौता हुआ था तो जो कार्नवालिस था उस समय गवर्नर जनरल, तो टीपू सुल्तान के बेटों को अपने पास कब्जे में रख के ले गया था 1793 में। ओके, तो ये 3 युद्ध हो गए हैं। और चौथा युद्ध जो हुआ था सन 1799 में हुआ था। सन 1799 में इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान जो था वो अंग्रेजों का बहुत ही कट्टर दुश्मन था, अंग्रेजों से नफरत करता था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहता था, लेकिन टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों का दोस्त भी था, फ्रांसीसियों से मदद चाहता था।
सब यूरोपीय एक जैसे होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अंग्रेजों से कट्टर दुश्मनी रखो या फ्रांसीसियों से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रांसीसियों से दोस्ती है तो कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी टीपू सुल्तान के साथ नुकसान करने वाले थे। लेकिन सन 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। उस समय 1799 की बात चल रही है, तो उस समय फ्रांस में क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति जिसे बोला जाता है वो चल रही थी। उसके अलावा फ्रांस की सेना और इंग्लैंड की सेना दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में आपस में लड़ रहे थे, और इजिप्ट में लड़ाई चल रही थी, मिस्र में। मिस्र जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। मिस्र में फ्रांस की सेना और अंग्रेजों की सेना में लड़ाई चल रही थी, और फ्रांस की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, उस नेपोलियन बोनापार्ट को अपने टीपू सुल्तान ने खत लिखा था कि आप इजिप्ट में अंग्रेजों को हराओ, और हराने के बाद तुरंत भारत आ जाओ, यहाँ पर भी हमें अंग्रेजों को हराना है। देखो, अब जो होता है वो अच्छा हुआ या बुरा इतना तो नहीं कह सकता, पर मेरे हिसाब से जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। ठीक है, बाकी तो अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। टीपू सुल्तान के कहने पे अगर वो नहीं आए नेपोलियन बोनापार्ट तो अच्छा ही हुआ। अगर नेपोलियन बोनापार्ट आता तो इस साइड से आता और पूरे भारत पे फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता। निश्चित सी बात है, फ्रांसीसी जीतने के बाद में भारत छोड़ने वाले नहीं थे। ओके, तो सन 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई, तो उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट अपने भारत में नहीं आ पाया। अब आ जाता तो आज हम इंग्लिश की जगह फ्रांसीसी भाषा पढ़ रहे होते। ठीक है, टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को पत्र से मदद मांगी, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। कंपनी ने मराठाओं तथा हैदराबाद के निजाम से मदद ली थी और चारों तरफ से आक्रमण किया था इस वाले युद्ध में। चारों तरफ से कैसे? इधर की साइड में अपनी कंपनी भेज दी, ऊपर से मराठाओं को भेज दिया, इधर से हैदराबाद वालों को भेज दिया। तो सन 1799 में जो चौथा युद्ध हुआ था, कंपनी ने पूरी रणनीति अपनाई थी, इधर से हैदराबाद वालों से, इधर से ऊपर से मराठों से, नीचे से अपनी कंपनी से, इस साइड से। तो चारों तरफ से घेर कर आक्रमण किया था और टीपू सुल्तान को मार दिया था। तो इसमें जो युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए, आपको याद रखने। 4 एंग्लो मैसूर वार। पहला सन 1767 से 1769 हैदर अली और कंपनी के बीच में, दूसरा 80 से 84 के बीच में, तीसरा 90 से 92 के बीच में, और चौथा 99 में। तो इसमें नॉर्मली 3 आपको गवर्नर जनरल के नाम याद रखने। पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था, वो 1773 से 1700 था, यानी अपना जो सेकंड वार जो हुआ था वो अपना वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। उसके बाद में लॉर्ड कार्नवालिस था जो 86 से 93 तक था, यानी जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय पे हुआ था, और तीसरा था लॉर्ड बेलेजली के समय पे युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं। मराठा साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। मैसूर को कंपनी ने जीत लिया, तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा कंपनी के कवर में आ गया एक तरीके से। ओके, ये कवर में आ गया। अब कंपनी की निगाहें अपने मराठा, हैदराबाद में और पंजाब पे बाद में आती है, मराठा पे और हैदराबाद पे आने लग गई। तो अब उनका काम था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन सन 1761 में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पानीपत नाम की जगह है। वहां पे सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इन मराठाओं के बीच में, और इधर से अहमद शाह अब्दाली अफगानी एक शासक था, उनके बीच में सन 1761 में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में मराठा हार गए थे बहुत बुरी तरीके से, और वहां से मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था सन 1761 में। अगर उस युद्ध में मराठा जीत जाते तो अंग्रेजों का कोई चांस ही नहीं था भारत में रहने का। तो ये कुछ एक युद्ध होते हैं, वो आगे आपको मैं बताने वाला हूं, जो पूरा निर्णायक साबित होते हैं पूरे आगे आने वाले इतिहास के लिए। ठीक है, सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का था, और मराठा, जिसमें सन 1761 वाले युद्ध में मराठे हार गए थे। तो एक चीज याद रखना, अब तक 3-4 युद्ध बता चुका हूं। 1757 वाला जो युद्ध है वो अपना प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों का फायदा हो गया। सन 1761 का पानीपत का युद्ध, जिसमें मराठा हार गए, तो इससे भी अंग्रेजों को फायदा हो गया क्योंकि मराठा कमजोर हो गए। 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है, इसमें जो है अपना अंग्रेज जीत गए, तो अंग्रेजों की अपनी शक्ति जो है बढ़ गई है। तो पानीपत के युद्ध के बाद में मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है। मराठा और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हैं। तीनों युद्धों का क्रम आपको बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, एग्जाम के हिसाब से जितना हो सकता है, क्रैश कोर्स है, बाकी इसे मैं बहुत लंबा कर सकता हूं, बस इतना ही रखने की कोशिश करता हूं। पहला युद्ध होता है 1775 से 1782 में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जिसे बोला जाता है। सूरत की संधि से शुरू हुआ था और चालवाई की संधि पर जाकर के खत्म हुआ था। उसके बाद में द्वितीय युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। इसमें अंग्रेजों ने उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था मराठा राज्य के अंदर आता था, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये उड़ीसा का इधर वाला, ये उन्होंने जीत लिया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों की जीत मान सकते हो उसे। तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 1818, तो मराठा एम्पायर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, इसमें पूरी तरीके से टूर चूर कर दिया।
पेशवा को कानपुर भेज दिया पेंशन पर और कंपनी ने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। यानी 1817 तक आते आते कंपनी का पूरा इस वाले क्षेत्र पे शासन हो गया। हैदराबाद से उन्होंने सब्सिडरी अलायंस का सहारा लिया था। सब्सिडरी अलायंस आगे मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें मराठाओं के साथ जो युद्ध हुए हैं उसमें 4-5 जो है गवर्नर जनरल के नाम इंपॉर्टेंट है। एक बारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जॉन शोर है 1793 से 98, रिचर्ड बेलेजली 1798 से 1805 है, और अपना फ्रांसिस हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक है। देखो पहला जो बारेन हेस्टिंग है वो अलग है और फ्रांसिस हेस्टिंग दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब भी जो कंपनी है वो राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहती है, एनेक्स करना चाहती है और लड़ना कम चाहती है, ज्यादा लड़ना नहीं चाहती है। तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस नाम से एक पॉलिसी लेके आए, यानी सहायक संधि नाम से एक पॉलिसी वो लेके आते हैं। सहायक संधि में क्या होता है कि भारतीय राजा अपनी सेना नहीं रख सकेंगे। कंपनी ने बोला आप अपनी सेना नहीं रखोगे। उसके बाद में कंपनी ने बोला उनकी रक्षा कंपनी करेगी, कंपनी सेना के खर्चे के लिए राजा से पैसे लेगी। ठीक है, तो यानी सेना नहीं रखेगी, तो एक तरीके से संपूर्णता किसकी हो गई, जिसके पास में सेना है कंपनी की। बाकी काम किसको दे दिए, राजा को काम दे दिए। तो ये सहायक संधि है। और ये संधि जो लेके आए थे एक तरीके से मान सकते हो रिचर्ड बेलेजली ने सुझाया था इसको। रिचर्ड बेलेजली थे सन 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल और बंगाल थे, उन्होंने इसे सुझाया था। बाकी तो पहले यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, सन 1764 में जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, उसमें अवध का जो नवाब था शुजा उद दौला वो हार गया था, लेकिन उसे कंपनी ने वहां का नवाब बने रहने दिया। उसके साथ में उसने बोल दिया कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते। तो सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत अनऑफिशियली तो वहीं से हो चुकी थी। ऑफिशियली अपने रिचर्ड बेलेजली ने बोला, तो उन्होंने हैदराबाद के साथ में संधि कर ली, अपने राजपूतानों के साथ में भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, मेवाड़, मेवाड़, मारवाड़, ये सब के साथ में संधि कर ली, बहुत सारे राजाओं के साथ में सब्सिडरी अलायंस। तो ज्यादातर जितने भी देसी रियासत थे वो अंग्रेजों के साथ में आ गए। उसमें क्या था, सेना अंग्रेज रखेंगे, बाकी इकट्ठा करने का काम किसका है, रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम वहां के लोकल लोगों का, लोकल राजा का है, और वो सेना का खर्चा अंग्रेजों को देगा। और रेजिडेंस तो रहेगा ही, वो तो शुरुआत हो चुकी है अपना, मैं बता चुका हूँ, सन 1765 से ही शुरुआत हो चुकी है। एक व्यक्ति राजाओं के पास में रहेगा, जो कंपनी बुलवाना चाहेगी उससे वो बोल के रहेगा। 1830 के आसपास में कंपनी को रूस से डर लगने लगता है। इधर की साइड में रूस अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था, अभी तक कंपनी यहां तक आ चुकी है, इधर की साइड में गई नहीं है। इधर यहाँ पे एक बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत महान सिख राजा हैं, महाराजा रणजीत सिंह, उनका शासन है। कंपनी उनसे डरती है। 1801 से लेकर 1839 तक उन्होंने शासन किया था। कंपनी उनसे डरती थी। और सिख के जो लड़ाके होते हैं, सिख के सैनिक जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। ताकतवर क्या मतलब, देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो कंपनी उनसे डरती थी, तो उनके सामने लड़ने का सोचती भी नहीं थी। फिर भी कंपनी चाहती थी सिखों से कुछ ना किया जाए, लेकिन इस वाले फ्रंट को सुरक्षित रख लिया जाए कि ऊपर से रूस आक्रमण ना करे हम पे। ठीक है, तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर वो आक्रमण करते हैं। तो अफगान के साथ में भी दो युद्ध होते हैं उनके, फर्स्ट एंग्लो वार और सेकंड एंग्लो वार। तो अपना 1830 के आसपास में कंपनी को रूस से डर लगने लगा था, शायद रूस उत्तर वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण कर दे। इसी डर के कारण ब्रिटिश लोग थे वो उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे, इसलिए अफगान के साथ युद्ध हुए थे। अफगान के साथ में जो 1838 से 1842 के बीच में फर्स्ट एंग्लो वार्स नाम से एक युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए और अप्रत्यक्ष शासन लागू हो गया अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी उनके अधीन आ गया। यहाँ सिंध वाला क्षेत्र था वो भी 1833 में अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अब पूरा का पूरा इधर वाला शासन जो है वो अंग्रेजों के आसपास में आ गया था। बाकी सब जो राजा थे वो अंग्रेजों का कहना मान रहे थे, उनके पास सेना नहीं थी। ठीक है, अब बचा पंजाब। अब पंजाब को उन्हें लेना है। शुरुआत में उन्होंने बंगाल से की थी, मैसूर पे गए, मैसूर के बाद मराठा पे गए, फिर उन्होंने सब्सिडरी अलायंस शुरू कर दिया। सब्सिडरी अलायंस में सारे के सारे राजाओं को उन्होंने कवर कर लिया था, ज्यादातर राजाओं को। अवध वाला तो पहले ही कब्जे में था ही उनके में, छोटे छोटे राजाओं को सहायक संधि से कवर कर लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पे गए, सिंध वाले क्षेत्र पे कवर कर लिया। अब बचा पंजाब, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक थे अंग्रेज डरते थे, वो उनसे कुछ भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। महाराजा रणजीत सिंह की 1939 में मृत्यु हो गई। उनके बेटे दिलीप सिंह जी थे, लेकिन दिलीप सिंह से वो रणजीत सिंह जैसा शासन नहीं चलाया गया। तो अंग्रेजों के और सिख के बीच में दो युद्ध हुए थे। 1845-46 में पहला युद्ध हुआ था और 1848-49 में दूसरा युद्ध हुआ था। 1845-46 में कुछ हिस्सा पंजाब का अंग्रेजों ने जीत लिया। द्वितीय युद्ध में पंजाब पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्जा हो गया। तो इधर की साइड में अब क्या हो गया कि ब्रिटिश लोगों को एक तरीके से सिक्योरिटी मिल गई कि अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है जो वो अपना अपने अधीन आ गया। तो अफगानिस्तान इस वाले क्षेत्र से रूसी लोग आक्रमण नहीं कर पाएंगे। ओके,
अब हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक दो इन युद्ध के समय पे जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम देख देते हैं। एक तो हेनरी हार्डिंग है 1844 से 1848 तक, दूसरे हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। ये जो डलहौजी जी आते हैं, लॉर्ड डलहौजी, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है और इनके समय पे सबसे ज्यादा जो सब्सिडरी अलायंस के जो राज्य थे उनको जबरदस्ती ब्रिटेन के सीधे सीधे अंडर में ले लिया गया। ब्रिटेन के अंदर में दो तरीके से हो गए, एक तो सीधा अंडर में, दूसरा होता था सहायक संधि से जो था, सहायक संधि से जैसे कि अपना उदयपुर का राजा है ये वाला, ठीक है, उदयपुर का राजा है। अब उदयपुर का राजा अपना राज्य चला रहा है, सिर्फ सेना अंग्रेजों की रहेगी, बाकी शासन कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से था, देसी रियासत थी। बाकी बंगाल है, अब बंगाल में कोई राजा कोई नवाब नहीं, सिर्फ सिर्फ अंग्रेजों का शासन, इस साइड में भी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन, अवध वालों को भी हटा दिया। तो जब 1848 से लेके 1856 तक का जो लॉर्ड डलहौजी आता है, ये बहुत सारी नए नए कानून लेके आता है और बहुत सारे देसी रियासतों को सीधे सीधे अंडर में लेने की कोशिश करता है। अभी तक तो सहायक संधि जैसे है, तो उसमें राजाओं का शासन तो चल रहा है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अब क्या करता है, एक नई सिद्धांत लेके आया है डलहौजी, ठीक है, डलहौजी लेके आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे ब्लपल का सिद्धांत बोला जाता है। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था, अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी बेटा नहीं है, यानी किसी राजा का स्वयं का बेटा नहीं है, तो वो राजा का जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन मिल जाएगा, सीधा सीधा राजा का जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी उसका कोई चाचा का बेटा या उसका भाई का बेटा नहीं बनेगा, राजा का अगर बेटा है तो राजा बनने का काबिल है, अगर राजा का अगर बेटा पैदा नहीं हुआ है तो उसे अंग्रेजों के अधीन में मिला लिया जाएगा। तो इसके तहत अगर पुरुष उत्तराधिकारी के बिना राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका साम्राज्य स्वतः अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। सतारा को 1848 में मिला लिया गया, संबलपुर जो उड़ीसा में उसे 1850 में मिला लिया गया, उदयपुर को 1852 में मिला लिया गया, नागपुर को 1853 में मिला लिया गया और झांसी को 1854 में मिला लिया गया। झांसी का आपको पता ही होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, तो उनका जो एक बेटा भी हुआ था, लेकिन वो उनकी बीमारी के कारण उस बेटे की मृत्यु हो गई, दूसरा बेटा हुआ नहीं, उससे पहले राजा की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र ले लिया था दामोदर राव से, लेकिन अंग्रेजों ने उस दत्तक पुत्र को माना नहीं। उन्होंने तो कहा था कि पर्सनल बेटा होना चाहिए, पर्सनल है तो ठीक है, नहीं है पर्सनल बेटा तो वो झांसी को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। तो वहां पे बहुत सारी क्रांति हुई थी। 1856 में अवध को कब्जे में ले लिया था। अवध वाले के तो बच्चे थे, 10-12 बेटे थे उनके तो, लेकिन अवध का शासन उन्होंने कब्जे में लेना था, तो उन्होंने कोई नया चाल चलाई कि अवध वाला जो राजा है वो अपना वाजिद अली शाह नाम था वहां का नवाब का, तो वो शासन सही ढंग से नहीं चला पा रहा है, तो उसे अंग्रेज अपने अधीन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अवध को भी उन्होंने एक नए तरीके से अपने अंडर में ले लिया। 1857 में इन सभी परिणामों के कारण जो है अपना एक तरीके से सिपाही म्यूटिनी हुई थी, सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष बोला जा सकता है। और 1857 में जो विद्रोह हुआ था पूरे भारत में सिपाहियों ने किया था। उसके बाद में अंग्रेजों के यानी ब्रिटेन के लोगों ने नीति बदल दी और वो कंपनी को भंग कर दिया। 1858 में GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आए, कंपनी को भंग कर दिया गया और ये पूरा भारत जो था वो सीधा सीधा किसके हाथ में चला गया, ब्रिटेन महारानी के हाथ में चला गया, जिसे ब्रिटिश राज बोल सकते हैं। अब तक किसके हाथ में था, कंपनी के हाथ में था। 1858 में किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटेन राज के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे चीजें आपको एक तरीके से शॉर्ट में बता दी है। इसी लेक्चर के पार्ट 2 में इसमें बहुत सारी चीजों को रिवाइज भी कराऊंगा, गवर्नर जनरल के नाम बताऊंगा, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्रैश कोर्स पार्ट 1 को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और क्रैश कोर्स पार्ट 2 में इसका ही पार्ट 2 रहेगा, सन 1600 से लेकर 1857 का ही रहेगा। पार्ट 3 में हम 1857 से आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 और 4 1857 से 1947 तक का रखने की कोशिश करूंगा। आई विश आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार से मैं इंडेक्स आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहले मैंने हिस्ट्री के टाइप बताए थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी सन 1600 से 1857 वाला और 1857 से 1947 वाला। हमने आज के लेक्चर में 1600 से 1857 वाला पढ़ा है। फिर टाइमलाइन का मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप टाइमलाइन बना लीजिए 3 पन्नों में, जहां जहां पे मैंने बोला था नई नई डेट वो आपको टाइमलाइन में एडिट कर लेनी थी। मुगल शासकों के नाम बताए थे, शुरुआती 7 औरंगजेब तक इंपॉर्टेंट थे। जैसे ही मुगल साम्राज्य औरंगजेब खत्म होते हैं, मृत्यु होती है, उसके बाद में लोकल जो राजा हैं वो अपने आप को बड़ा करने लग जाते हैं। उसके बाद में यूरोपियों का आगमन बताया था, वास्को डी गामा से लेके, पुर्तगालियों से लेके, डच, ब्रिटेन वाले, उसके बाद में स्पेनिश, अपना डेनिश जिसे बोलते हैं, उसके बाद में फ्रांसीसी। इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्रम बताया था।
फिर उसके बाद में आपस में उनमें लड़ाई होने लग गई थी, आपस में उनमें यूरोपीय लोगों में लड़ाई हो रही है, तो उसमें ब्रिटेन वाले सबसे आगे निकल के आ जाते हैं। ब्रिटेन वाले फिर धीरे धीरे, मैंने आपको कलकत्ता नाम की एक जगह है हुगली नदी के किनारे, यहाँ पे 3 गांव को अपना किराए पे लेते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं। कंपनी खोलने के बाद में सन 1757 में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, अंग्रेज जीत जाते हैं। सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अंग्रेजों की जो क्षेत्र था वो बढ़ने लग जाता है, पावर बढ़ने लग जाती है। उसके बाद में बंगाल जीतने के बाद में अंग्रेज मैसूर जाते हैं, तो 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। उसके बाद में मैसूर के बाद में अपना मराठाओं को हराने की कोशिश करते हैं, तो 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे। उसके बाद में वो सिखों पे जाते हैं, अफगान पे जाते हैं, अफगानिस्तान वाले, तो 2 अफगान वार हुए थे और 2 सिख वार हुए थे। 2 सिख वार हुए थे और 1 अफगान वार हुआ था। अफगान वार एक ही हुआ है, 2 सिख वार हुए थे, 2 एंग्लो सिख वार हुए थे, 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे और 1 अफगान एंग्लो वार हुआ था। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की थी और 1857 की क्रांति के थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। आगे 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करा दी हैं क्रैश कोर्स में। दूसरा पार्ट जरूर देखें, आप चाहें तो उस पसंद आया तो उसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बेस्ट वे में बनाने की कोशिश की है, सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो आप उससे नाराज भी हो सकते हैं, पर मेरा एग्जाम है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो राम राम सा, धन्यवाद।